हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना जो सीयूटी और जो अपने आरयूएचएस के जो स्टूडेंट है, उसके साथ में जो अपने आईसीआर के जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर के, तो उनके लिए जो अपन ने बैच स्टार्ट किया था विश्वास नाम से, जो अपना क्रैश कोर्स बैच था बिल्कुल अपने फ्री यूट्यूब के। तो उसके अपने 3 चैप्टर अपने बायोलॉजी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज अपन 4th चैप्टर की यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ये आपको स्टूडेंट को बहुत मतलब ये तो लेंथ चैप्टर लगता है, उसके साथ में थोड़ा समझ में नहीं आता, तो इसको कैसे अपन बहुत ईजी वे में समझेंगे। उसके साथ में उसी के साथ में आपको जितने भी मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे बाहर आपको बिल्कुल भी मतलब क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपना कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। ठीक है, उसी के साथ में बिल्कुल विथ ट्रिक्स आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत शानदार तरीके से आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करूंगा। बस जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, उतना ही सिर्फ प्रिसाइज पढ़ना है। आपको कहीं से एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ देना। ज्यादा पढ़ोगे तो चैप्टर क्या है, मिक्स हो जाता है, उसके बाद में आपको चीजें समझ में नहीं आती, आप प्रॉपर तरीके से कोरिलेट नहीं कर पाते। जब तक इस चैप्टर को कोरिलेट नहीं करोगे तो आपको क्या है, चीजें याद नहीं होंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स वगैरह होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है वो भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आती। तो हम बेसिक टू बिल्कुल अच्छे से एडवांस तक इसमें पढ़ेंगे। जितने भी अपने क्रॉसेज है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉसेज, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उनसे बहुत बेस्ट बेहतरीन जो क्वेश्चन आते हैं, क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, उसी के साथ में इसके बाद में अपन क्रोमोसोमल थ्योरी जो होगा उस चैप्टर की बात करेंगे। उसके बाद में जो डिजीज वाला पोर्शन अपना रहता है पीडिग्री एनालिसिस के बाद, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट अपने 4 6 5 लेक्चर के अंदर अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में इस चैप्टर पढ़कर ये आना चाहिए कि सर जेनेटिक्स है क्या चीज़। ठीक है, क्यों हम जेनेटिक्स को आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपना सबसे पहले जो हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक अपना एजेंडा रहता है कि उस चैप्टर के बारे में थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ के बारे में समझ सकें। क्योंकि पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक पे ऊपर चले गए, डायरेक्ट टॉपिक से हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया और उसकी लाइन क्या कर लिया हमने, रट लिया। तो वो एक रटना हो गया। आप समझ के जब तक नहीं पढ़ोगे जेनेटिक्स को तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जेनेटिक्स को मैं लिंक करूंगा थोड़ा सा इसको रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन से भी, तो वो भी आपको बिल्कुल यहाँ से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल लॉजिकल कैसे साइंस में कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसको जेनेटिक्स को पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, एनसीईआरटी भी उस हिसाब से बहुत शानदार तरीके से दे रखी है। पहले अपने को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अपने को गैमेट फॉर्मेशन वगैरह पढ़ाती है। गैमेट फॉर्मेशन में कैसे अपना एक सेल से, मतलब जो यूनिसेलुलर सेल बनती है जाइगोट गैमेट से, और कैसे जाकर के वो एक पूरा एम्ब्रियो बनकर के एक मतलब जो अपना प्रोजन तैयार करती है सेम अपनी तरह। मतलब जो पेरेंट्स हैं, अब वो वैसे क्या हो रहे हैं अपने पास में, जो बच्चे पैदा होते हैं क्यों होते हैं, उसका जो पूरा जो मतलब चीजें होती है उसकी किसके ऊपर जाती है, यहाँ पर जेनेटिक्स के ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स में ही क्यों जाता है ऐसा, क्या ऐसी चीज है सर जो जेनेटिक्स से ही अपन इसको पढ़ रहे हैं, कि जो अपने पास में जो पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स जैसा ही उसका जो प्रोजेनी यहाँ पर पैदा होता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक वर्ड होता है, जीन वर्ड होता है। ठीक है, ये जीन वर्ड होता है ना, ये कुछ करेक्टर्स या कुछ ट्रेड्स मतलब अपने पास में इंफॉर्मेशन लेकर आता है, और वो फिर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या करता है, उनका ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वही क्या अपना मेन जो यहाँ पर है, जीन का ही रोल यहाँ पर चलता है। जीन से पहले पढ़ने के लिए अपन जेनेटिक्स के अंदर ये जानेंगे कि जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं, जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स क्या है, इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं एक तो हेरिडिटी की, उसी साथ में वेरिएशन की। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी अपने आप में एक फिनोमिना है। किसका फिनोमिना है सर, जिसके अंदर अपने जो करेक्टर है वो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। इस ट्रांसफर होने वाले जो करेक्टर हैं, इस जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और पूरा जो फिनोमिना हो गया, ब्रॉड टर्म की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, अब ये वेरिएशन वाला क्या लफड़ा है सर, वेरिएशन वाला ये लफड़ा है कि आपने देखा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो पेरेंट्स के अपने जो पैदा हो रहे हैं अपन पेरेंट्स के जैसे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है। उस अपने अंदर वेरिएशन तो देखने को मिल रहे हैं। तो वो उस वेरिएशन की भी अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये दोनों जो ब्रांचेज हैं मिलकर के अपन किसकी बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं। और जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दिया, डब्ल्यू बैट्सन ने 1905 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, बहुत बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, तो किसने दिया, डब्ल्यू बैट्सन ने दिया। जबकि फादर्स की बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है अपने पास में, जो अपने जो मेंडल है उनको यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जो मेन जो काम जिन्होंने किया है जेनेटिक्स के अंदर वो कौन थे, मेंडल थे, जिन्होंने यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम किया। उनके बारे में अपने यहाँ पर बात करेंगे, उनके क्रोसेज की बात करेंगे, उनके जो लॉ हैं जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है सर, इतना आपको क्लियर होगा। जेनेटिक्स के अंदर सर 2 वर्ड की हम बात करते हैं, एक बात करते हैं वेरिएशन की, आपने बता दिया, उसके साथ में हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, एक फिनोमिना है। किसका फिनोमिना है, जिसमें अपने क्या हो रहा है सर, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रहा है अपने पास में, ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, करेक्टर का। ठीक है, उसको अपन क्या बोले सर, हेरिडिटी। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है करेक्टर का, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इनहेरिटेंस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
ठीक, अब ये चीजें कहाँ से हो रही है सर, वो थोड़ा बता दीजिए। ठीक है सर, एक करेक्टर आपने बताया, करेक्टर क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन पहले अपन इसको एक चीज को और लिंक कर लेते हैं किससे, जो आपने पढ़ा होगा कब, जब आपने अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, उस टाइम आपने क्या देखा होगा, पेरेंट्स था अपने पास में। ठीक है, इस पेरेंट्स से क्या बनी थी अपने पास में, गैमेट। ठीक है, गैमेट में क्या था, स्पर्म, एंड क्या था, ओवम। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ओनली, बाकी अपन इसके अंदर चैप्टर के अंदर मेनली बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। लेकिन प्लांट में भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है ना, उसके अंदर भी क्या होते हैं यहाँ पर, गैमेट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, जिसका फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो गैमेट है दोस्तों, ये गैमेट क्या करते हैं, अपने पास में क्या रखते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखते हैं। जो भी इनके पास में जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन रहती है वो किसके फॉर्म में रहती है, यहाँ पर जीन की फॉर्म में यहाँ पर रहती है। तो क्या होगा यहाँ पर, जीन प्रेजेंट इन गैमेट। ठीक है, अब ये जो जीन प्रेजेंट किसके अंदर है, गैमेट के अंदर है, और गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर के फर्टिलाइजेशन होगा, जो मैंने आपको समझाया भी था उस टाइम फर्टिलाइजेशन के बारे में। जो स्टूडेंट अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़े हो तो जाकर के आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से। ठीक है, अब सर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये जाइगोट जो बन गया, ये क्या कर रहा है यार सर, एक्सप्रेशन कर रहा है किसका, ट्रेड का, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड इन ऑफ स्प्रिंग। जो अब संतति बन रही है उसमें जो अपने जो पास में जितने भी जो करेक्टर थे, जितने भी जो ट्रेड्स थे, ट्रेड्स क्या है अपने पास में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी तक ये याद रख लीजिए, तो जो जीन होता है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है हैज ए करेक्टर, हैज ए ट्रेड, अपने को जो अपने पास में मोर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली अपने को दिखाई यहाँ पर देते हैं, तो वो क्या होगा, अपने पास में ट्रेड हो गया। और किसके अंदर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है किसके अंदर, अपने पास में जो अपने पास में प्रोजेनी या जो ऑफ स्प्रिंग अपने पास में यहाँ पर मतलब ओरिजिनेट यहाँ पर हुई। तो ये चीज कहाँ से देखने को मिल रही है, आपको पेरेंट्स से देखने को मिल रही है, और पेरेंट्स से क्या मिल रहा है, गैमेट। और जो आपने वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा था, स्पर्म, जैसे स्पर्म की बात करें तो किसके अंदर होता था, टेस्टिस के अंदर। और जो अपने पास में ओवम था, ये किसके अंदर हो रहा था, ओवेरी के अंदर। ठीक है, इनके अंदर भी मैंने वहां पर आपको क्या बताया था, यहाँ पर क्या पाई जाती है दोस्तों, जर्म सेल। और जम सेल जो है सर, ये जो जम सेल है, इनसे ही क्या चल रहा था, पूरा खेला चल रहा था। और जब जम सेल है, किसका पार्ट, हमारे पेरेंट्स का पार्ट है। और पेरेंट्स के अंदर हर सेल में, जैसा कि पता है आपको, सेल के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और जब न्यूक्लियस होता है, उनके पास में क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम होगा तो डीएनए होगा, डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन होगा। ठीक है, तो क्या है, इसके पास सेल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास में हमारे पास में क्या होगा, डीएनए होगा तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं सर, जीन यहाँ पर पाए जाते हैं सर। ये जो जीन होते हैं सर, यही क्या करते हैं, हमारे पास में एक्सप्रेशन करते हैं किसका, ट्रेड का, किसके अंदर, ओपिस्मिन के अंदर। इसलिए सर हम जो जीन होते हैं, और जीन जो जेनेटिकल मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखते हैं, उनकी वजह से ही हम हमारे पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। और वो जो इस पूरे फिनोमेना के जिसके अंदर बात करते हैं, वो सर है जेनेटिक्स, जो किससे मिलकर बनी होती है सर, हेरिडिटी एंड वेरिएशन से मिलकर यहाँ पर बनी रहती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से क्या यहाँ पर खेला चलता है। जो अपनी चीज मैंने आपको बताया, क्यों अपन अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, कौन सी ऐसी मतलब जो चीज है जो अपने पास में क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन को रखती है, जो इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर यहाँ पर होती है। ठीक है, इतना आपको लिंक हो गया होगा अपनी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। ठीक है, अब आपको ये सबसे जो मेन चीज आ रही है यहाँ पर, करेक्टर को लेकर के, कि करेक्टर क्या है। करेक्टर एक जनरली क्या है, जो जीन होता है ना, ये अपने आप में एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे अपनी हाइट हो गई, हाइट क्या है, करेक्टर है। लेकिन कोई जी जो हाइट का अपने अंदर जीन था, वो जीन अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं जे अपनी अपनी मोर्फोलॉजिकली, एनाटोमिकली चीज के अंदर। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या बोला, करेक्टर बोला। अब करेक्टर के भी ट्रेड हो सकते हैं, मतलब हाइट किसी की छोटी भी हो सकती है, किसी की बड़ी भी हो सकती है, मतलब टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग उसकी क्या है अपने पास में, अपने को मतलब उसकी डिस्क्रिप्ट अपने पास में वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उनको अपने ने क्या बोल दिया, ट्रेड। तो ट्रेड क्या है, एक करेक्टर है। करेक्टर के यदि अलग अलग अपने को यूनिट दिखाई दे रही है, तो वो क्या हो गया यहाँ पर, ट्रेड यहाँ पर हो गया। तो जीन अपने पास अपने आसपास अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हैज ए ट्रेड के रूप में। और ट्रेड जो डिपेंड करता है, इनका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है अपना जो बाहर का जो इकोसिस्टम है, अपने बाजू में जो एनवायरमेंट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्यों करता है सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने बात की थी वेरिएशन की। हर स्पीसीज के अंदर सेम अपने को हर चीजें नहीं दिखाई देती। अपने ही बात कर ले, इंडिया के अंदर आप साउथ साइड में जाओगे
तो आपको जो कलर है, अपना स्किन का कलर है, वो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देने को मिलेगा। लेकिन स्किन का जो जीन है वो तो सभी के अंदर सेम है ना, क्यों फिर आपको डिफरेंट दिखाई देने दे रहा है? क्योंकि सर जो जीन है वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अपने बाहर के किसके, अपना जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड यहाँ पर करता है। तो एक्सप्रेशन हमेशा जो जीन का है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपने बाहरी एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंट है ना, तो एनवायरमेंट भी उसको इफेक्ट डालता है किसके अपने पास में, जीन की एक मतलब वर्किंग के ऊपर, ठीक है। आप जैसे अपन जम्मू वगैरह की बात करोगे तो आप उस एरिया में देखोगे उसमें क्या होता है, एनवायरमेंट थोड़ा क्या ठंडा रहता है, तो ठंडा एनवायरमेंट होने की वजह से वहां पर आपको जो स्किन कलर है वो व्हाइट, मतलब व्हाइट या अपने पास में व्हीट कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन किसकी वजह से देखने को मिल रहा है अपने पास में, जो जीन है, जो जीन की जो एक्सप्रेस अपना जो ट्रेड के फॉर्म में करेक्टर करेक्टर कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर? अपनी जो सुटेबल कंडीशन है या जो अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके बेसिस पे, ठीक है। ये आप डेफिनेशन के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है सर। इतना क्लियर हो गया। 3 वर्ड में है जेनेटिक्स पूरी हमारी यहाँ पर आ गई सर। एक हो गया हेरिडिटी, हेरिडिटी और वेरिएशन। वेरिएशन सर आपने बता दिया क्यों आती है, उसी साथ में क्योंकि जिसके अंदर करेक्टर्स होता है, करेक्टर्स के अंदर भी क्या होता है, ट्रेड होता है। और करेक्टर्स क्या होता है, कोई भी जीन जीन है उसका जेनेटिकल जो मतलब फॉर्म होता है, जेनेटिकली फॉर्म जो अपने पास में अपने को बाहरी एनवायरनमेंट में अपन उसको देख करके पहचान लेते हैं, वो एक्सप्रेस करता है जिस फॉर्म में, वो क्या होता है अपने पास में उसका करेक्टर्स होता है किसी भी जीन का, ठीक है। उसके बाद में कुछ वर्ड की अपने बात किया कि जो डब्ल्यू बैटसन है वो क्या है, अपने पास में जेनेटिक्स वर्ड को दिया। उसके साथ में और भी यहाँ पर फादर ऑफ मेंडल सभी को आपको पता है, नहीं पता है तो आप लोग बिल्कुल इसको इनको याद रख लेना, क्योंकि इनको सम्मान देना मतलब बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो अपनी जेनेटिक्स, अपनी इतनी साइंस पढ़ रहे हैं, इतना हाइब्रिडाइजेशन से आप आज इतना कुछ मतलब ग्रो कर रहे हो, इतने ज्यादा मतलब प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इसका यूज हो रहा है, तो वो सब किसका, किसकी वजह से हो रहा है? अपनी जेनेटिक्स की वजह से। क्यों इनको इसलिए बोलते हैं? क्योंकि जब ये मतलब काम किए थे 1860 के आसपास इनका एक्सपेरिमेंटल चल रहा था, तो उस टाइम किसी प्रकार का इतना हाईली जो माइक्रोस्कोपी वगैरह नहीं थे, उनके बावजूद भी इन्होंने अपने ओनली एनालिसिस से, मैथमेटिकल एनालिसिस वगैरह करके ही इन्होंने बहुत शानदार तरीके से आज रिजल्ट, इनका जो रिजल्ट समझ में आया, कम से कम चलना इनके रिजल्ट के पब्लिश होने के 40 साल बाद ही समझ में आया। क्यों? क्योंकि इनके उस टाइम इतना पॉपुलर यहाँ पर नहीं थे, तो इनकी वजह से आज अपन इस तरह जेनेटिक्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी साथ में डब्ल्यू बैटसन ने भी बहुत काम यहाँ पर किया है, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली अपन आपको क्वेश्चन आए कि कौन मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आपको क्या करना है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल। उसी के साथ में यदि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स स्पेसिफिक करके है मॉडर्न जेनेटिक्स, तो वहां पर जाएगा डब्ल्यू बैटसन। उसी के साथ में इन्होंने कुछ वर्ड का भी नाम दिया डब्ल्यू बैटसन ने अलग अलग, तो वो वर्ड भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसमें एलील वर्ड भी इन्होंने दिया है, जेनेटिक्स वर्ड इन्होंने दिया, ठीक है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस, ये 5 वर्ड और इन्होंने दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है डब्ल्यू बैटसन को लेकर के इन्होंने और भी कौन कौन से वर्ड यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। उनके बाद अपन पढ़ेंगे टीएच मॉर्गन, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स को उन्होंने मतलब सिद्ध किया, मतलब उन्होंने वापस से बताया कि हाँ रियल में ऐसा ऐसा होता है। जैसे उन्होंने बहुत सारा काम किया था ड्रोसोफिला वगैरह पर, फ्रूट फ्लाई वगैरह पर, तो अपन ड्रोसोफिला के बारे में अपने अंदर बात करेंगे, एनसीईआरटी इसको डिटेल में बता रखी है, जिसके अंदर यहाँ पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, जब टीएच मॉर्गन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की जो डिस्कवरी किए थे वो भी कौन किए थे यहाँ पर, टीएच मॉर्गन, ठीक है। तो ये मैंने एक ही स्लाइड पे आपको मेंशन किया है, हर बार इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन साइंटिस्ट का मैक्सिमम इसे यहाँ से पूछा जाता है सीयूटी के अंदर। उसके बाद आता है ए गॉड। ए गॉड को फादर ऑफ क्या बोलते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था जेनेटिक्स की वो जो फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट जो डिसऑर्डर था एल कैप्टोनुरिया, जो इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था अपने ए ग्रोड के द्वारा, जिसको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो 4 फादर आपके पास यहाँ पर मिल गए होंगे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जिसको क्या बोलते हैं, टीएच मॉर्गन। उसी के साथ में जो थे अपने पास में ए गॉड, जिसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। उसी के साथ में मॉडर्न जेनेटिक्स का किसको बोलते हैं, डब्ल्यू बैटसन को। और उसी के साथ में फादर ऑफ जेनेटिक्स तो सबसे मेन है वो क्या है, अपने जेजी मतलब अपने मेंडल साहब, ठीक है, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने किसके ऊपर काम किया था, मटर के ऊपर, पी के ऊपर, पाइसम सटाइवम के ऊपर यहाँ इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो ये अभी आपको याद रखना है। तो ये तो आपको याद होगा, सभी 12th पास किए हैं तो इतना तो बेसिक आपको सभी को पता होगा। लेकिन मैं इसको आपको लिंक करके समझा दिया कि जेनेटिक्स क्या है सर, जेनेटिक्स में क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों हम हमारे पेरेंट्स के जैसे हैं, और क्यों हमारे
अंदर भी, अपने स्पीशीज के अंदर भी क्यों सर वेरिएशन देखने को मिलता है, सेम जीन होते हुए भी वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो अपना जीन होता है वो किसके फॉर्म में अपने को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, हैज ए कैरेक्टर, हैज ए ट्रेड, और वो ट्रेड सर किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके सुटेबल कंडीशन या बाहरी जो अपना एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल होता है सर, उसके ऊपर भी डिपेंड यहाँ पर करता है। क्योंकि और भी आप देख सकते हो अपना स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी देख सकते हो, आपको अलग अलग जो साउथ कंट्री वगैरह होती हैं जिसके अंदर आपको बहुत हाईली टेम्परेचर वगैरह देखने को मिलेगा, तो उधर आपको देखने को मिलेगा उनकी बॉडी का लेंथ वगैरह, बॉडी का जो एक मतलब होता है मतलब उस प्रकार उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को पड़ते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार का जो एनवायरमेंट है उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके जीन क्या करते हैं, बिहेव यहाँ पर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन और भी टर्म्स की बात करेंगे कि क्या जीन होता है, क्या एलील होता है, क्योंकि आपको चैप्टर के अंदर वो बीच बीच में बहुत बार पूछे जाएंगे। ठीक है, बीच में आ गए। ठीक, अब बात कर लेते हैं वेरिएशन की, क्योंकि हेरिडिटी को मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया क्या है, एक पूरा फिनोमिना है। फिनोमिना की बात करेंगे तो सर जेनेटिक्स के अंदर किसकी, हेरिडिटी की बात करेंगे। उस हेरिडिटी के अंदर जो प्रोसेस होती है सर, जिसके अंदर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो जीन का ट्रांसफर हो रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते थे। लेकिन सर आपने एक और वर्ड बताया था, जो बताया था आपने वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, सेम स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, डिफरेंसेस जो आपको देखने को मिलता है दोस्तों, वही क्या है अपने पास में वेरिएशन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन कैसे हो सकते हैं, या मोर्फोलॉजिकल भी देखने को मिलता है, एनाटॉमिकल भी देखने को मिल सकता है, फिजियोलॉजिकल भी, सेलुलर भी, उसी साथ में बिहेवियर भी आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है। तो वेरिएशन कितने टाइप के हो गए यहाँ पर, मोर्फोलॉजिकल हो गए सर, एनाटॉमिकल हो गए, उसी साथ में फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, उसी साथ में बिहेवियरल यहाँ पर हो गए। ठीक है सर, अब जो आप सर वेरिएशन बता रहे हो तो कहाँ कहाँ से आते हैं, अलग अलग होते हैं वेरिएशन या सेम होते हैं, नहीं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। एक होता है सोमेटिक वेरिएशन, जो अपने जो सोमेटिक वेरिएशन होता है अपने सोमेटिक सेल से यहाँ पर अपने को मिलता है। ठीक है, जब अपना जैसे जैसे अपने जैसे अपन जायगोट थे, जायगोट का जब आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताया था मैंने आपको, तो वहां पर आपको इनर सेल मास पढ़ाया था, और उस इनर सेल मास के अंदर टोटिपोटेंस यहाँ पर होती है, जो क्या करती है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है। ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, बाद में ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, एक सेल से नई सेल बना बना करके पूरा आज अपने इतने बड़े दिख रहे हैं, एक छोटे से जब पैदा हुए थे बहुत, आज इतने बड़े दिख रहे हैं, सब किसकी वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। और सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है तो ऐसे तो है नहीं कि सर पूरी टोटिपोटेंट सेल है, कुछ भी वहाँ पर उसके बाद में जब धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर अपने पास में जो सेल और बनती है सोमेटिक सेल होती है, जो अपने पास में वापस से क्या होती है, डिजनरेट हो जाती है। जब अपनी डेथ होगी, ऑर्गेनिज्म की डाई होगी, तो उस टाइम भी ऑर्गेनिज्म की डाई होने के बाद जो सोमेटिक सेल होती हैं वो क्या हो जाती है, यहाँ पर डाई यहाँ पर हो जाती है। तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं है इवोल्यूशन में, क्योंकि जब ये बाद में नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, तो जब ट्रांसफर नहीं होगी तो यहाँ पर इवोल्यूशन के अंदर भी किसी प्रकार का इसका रोल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, नॉन हेरिटेबल है, रिक्वायर्ड ट्रेड बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल यूज, डिसयूज एंड डिस वो कंसिशियस एफर्ट। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया भी था। तो अपने पास में जो अलग अलग वेरिएशन अपने को देखने को मिल रहे हैं अपने पास में, जो बिल्कुल वो नहीं है, मतलब अगले जैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन जो अपना एनवायरनमेंट है बाहर, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने को अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग अपने को उसके करेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सिमिलर जीन के। ठीक है, सिमिलर जीन के करेक्टर देखने को मिल रहे हैं, वो किसके द्वारा हो रहे हैं, अपने पास में सोमेटिक वेरिएशन की जो होता है सोमेटिक सेल की वजह से। दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन, जो अपने पास में ब्लास्टोजेनिक, मतलब ब्लास्टोजेनिक मतलब अपने पास में जो जर्म सेल थी, जिससे अपने पास में जो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपने पास अंदर अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, वो अपने पास में जो कौन से जर्मिनल वेरिएशन, ये क्या होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, ऑलवेज हेरिटेबल है, सीधी सी बात है। क्योंकि सर ब्लास्टोजेनिक होते हैं, मतलब अपने जो पास में जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ था उसमें जो जर्म सेल थी, उस जर्म सेल के अंदर जो जीन होते हैं, वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में जब हम अपने पेरेंट्स से क्या हुआ, आप पेरेंट्स से प्रोजेनी पैदा हुई, वो वापस से फिर शादी करके अपनी वापस से प्रोजेनी पैदा करेगी, तो उसके अंदर तो ट्रांसफर हो रही है ना जर्म सेल के जो अपनी पास में इन्फॉर्मेशन है वो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फ्रॉम जाइगोट से, जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर अपने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम में आपको इनर सेल मास यहाँ पर आपको मैंने बताया था। इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी रोल, क्योंकि इवोल्यूशनरी रोल के अंदर इंपॉर्टेंस रख रही है, क्योंकि अपने को एनवायरनमेंट में सस्टेन कर रही है, अपने को दिख रही है, जीन प्रॉपर है एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म जैसे डाई होता है तो ये अपने पास में किसी प्रकार का अपना कोई वजूद यहाँ पर नहीं रखती, तो ये रहती है एनवायरनमेंट में रहेगी, तो सीधी सी बात है धीरे धीरे अपनी जो एनवायरनमेंट है, अपनी जो इकोसिस्टम है, वो क्या करता है, एक बेहतरीन जो क्या जीन को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे जब आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो कैसे नेचुरल सिलेक्शन करते हैं, अपना जो अपना नेचर है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो बेहतरीन जीन को देखेगा, तो बेहतरीन जीन को देखा तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस होगा। क्योंकि आज जो आप लोग चीजें देख रहे हो, कोई दिन यहाँ पर
ऑर्गेनिज्म थे नहीं, धीरे-धीरे ऑर्गेनिज्म बने, अलग-अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बने, धीरे-धीरे कैसे एक ह्यूमन ह्यूमन आज कितना डेवलप हो चुका है। तो ये सब डेवलपमेंट धीरे-धीरे कौन कर रहे हैं? नेचर कर रही है। नेचर कब करती है डेवलपमेंट? जब उसके अंदर कुछ नए-नए उसको चेंजेस करने होते हैं, जब उसको रिक्वायरमेंट लगती है कि नहीं इससे और मेरे को बेहतरीन चीज़ें कुछ बनानी है, तो वो क्या करती है उस जीन के अंदर मॉडिफाइड करेगी, और जीन के अंदर मॉडिफाइड करेगी तो क्या होगा, नया जीन यहाँ पर जनरेट होगा, तो क्या होगा अपने पास में वो इवोल्यूशनरी रोल यहाँ पर माना जाता है। तो ये एक इवोल्यूशन होता है, मतलब नई चीज़ का मतलब ऑर्गेनिज्म का जनरेट होना या कोई नई करेक्टर का जनरेट होना है, ये इवोल्यूशनरी रोल यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन में आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस दो दो ही चीज़ें आप याद रखनी है आपको, सोमेटिक वेरिएशन और क्या होता है, जर्मिनल वेरिएशन होता है। सर सोमेटिक वेरिएशन होता है जो वन पीडी टू अनदर पीडी ट्रांसफर नहीं होता है सर, जबकि जो अपना जर्मिनल वेरिएशन होता है सर, ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होगा तो क्या होगा सर, इवोल्यूशन के अंदर ये अपना इंपॉर्टेंट रोल मतलब दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है, ज्यादा आपको डिटेल में यहाँ पर याद नहीं रखना है। ठीक है, जर्मिनल जर्मिनल वेरिएशन को यदि याद रखो तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना चाहते हैं तो रख लो। दो टाइप का होता है, कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, कंटिन्यूस के अंदर क्या हो जाएगा सर, मोस्ट कॉमन कंटिन्यूस यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपने पास में इवोल्यूशन के अंदर अपने को हेल्प करता है। जैसे हाइट की मैं बात करूं तो हाइट किसी की कम भी होती है, किसी की ज़्यादा भी होती है, किसी की और भी कम होती है, कोई मीडियम लेंथ का भी होता है। तो एवरेज जो अपने को देखने को मिल रहा है, ये कंटिन्यूस एवरेज अपने को अपनी पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है, जो किसका होता है, कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन होता है। जबकि डिसकंटिन्यूस होता है जो जिसके अंदर अपने को डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जो सडन होता है, जो लार्ज वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है कि बहुत कोई बिल्कुल बोना इंसान देखने को मिल गया, तो क्या उसके अंदर कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुआ था, तो उसकी वजह से उसकी लेंथ बहुत कम होगी। तो सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन इंटरमीडिएट फॉर्म होती है ड्यू टू म्यूटेशन, जो किसी म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर अपने देखने को मिलता है। म्यूटेशन, जब आप म्यूटेशन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप पढ़ते भी हो, म्यूटेशन क्या है, एक प्रकार का डिसकंटिन्यूअस अपना पास में जर्मिनल वेरिएशन है। कंटिन्यूअस वेरिएशन है तो म्यूटेशन कौन सा अपने पास में यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस टाइप का यहाँ पर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। जबकि जो कंटिन्यूअस था ये किसकी वजह से हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जो जीन जाइगोट में थे वही जीन किसके अंदर जा रहे हैं, अपने पास में प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में यहाँ पर जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है वो क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेरिएशन में आपको इतना याद रखना है, दो टाइप के वेरिएशन होते हैं, ज्यादा डिटेल में इसको आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोर जेनेटिक टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी है वो। करेक्टर्स के आपको मैंने बता दिया, करेक्टर्स क्या होते हैं, अच्छे से बहुत तरीके से आपको पढ़ाया मैंने करेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपन हाइट का बात करें तो हाइट अपने आप में क्या है, करेक्टर है, लेकिन हाइट किसको डिनोट कर रही है, कोई जीन तो होगा ना, कोई तो इन्फॉर्मेशन अपने पास में आई है ना सर। तो इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में आई है, जीन। और जीन जो था किसका था, जीन हाइट का, वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, और किसकी फॉर्म में कर रहा है, ट्रेड की फॉर्म में। ट्रेड की फॉर्म में क्यों बोला, क्योंकि हाइट अलग अलग टाइप की पाई जाती है, हो सकता है लॉन्ग हो, मिड हो, अलग अलग हो। यदि जहां पर अपन कोई एक ही सिंगल करेक्टर की बात करें जिसका किसी प्रकार का और अपने पास में या मतलब ट्रेड यहाँ पर वो मतलब और मतलब स्वरूप यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो अपने को, अलग अलग यहाँ पर वेरिएशन अपन को उसके अंदर नहीं दिखाई देते, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल करेक्टर बोलेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर करेक्टर के ट्रेड होना जरूरी हो सकता है ट्रेड हो भी या नहीं भी हो। ट्रेड कब होगा, जब अलग अलग उसकी डिस्क्रीट यहाँ पर अपनी यूनिट की यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे किसी भी करेक्टर की, तो वहां पर अपन किसकी बात करेंगे, ट्रेड की। तो हाइट के अंदर जैसे अपन दो यहाँ पर बात करेंगे, एक बात करेंगे टोल की और दूसरा किसकी बात करेंगे, डवार्फ। ठीक है, तो दो ट्रेड देखने को मिल गए हैं, तो ये दोनों क्या हो गए अपने पास में, ट्रेड हो गए, किसके हो गए, हाइट के। इतना क्लियर हो सभी की, ट्रेड क्या है, हाइट क्या है। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए करेक्टर, देख लो एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पर, टोल एंड डवार्फ। अब नेक्स्ट आता है सर, ठीक है करेक्टर हो रहा है, करेक्टर किससे आ रहे हैं सर, जीन से आ रहे हैं, और जीन क्या है सर ये बता दीजिए। अपनी एनसीईआरटी को अलग अलग जगह कम से कम 3-4 जगह अपनी अलग अलग यहाँ पर डेफिनेशन इसको लिख रखी है कि जीन जीन क्या है, एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि जिसमें जो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अपन यूनिट वर्ड कहाँ पर यूज करते हैं, आप खुद से अपन क्वेश्चन पूछिए यूनिट वर्ड हम कब यूज करते हैं। कोई किसी भी चीज की कोई एक बेसिक यूनिट होती है, जब अपन अपने बॉडी की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, कोई लिविंग लिविंग यदि बॉडी की बात करें तो उसके लिए क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल एक यूनिट होती है, क्योंकि सबसे जो बेसिक चीज जहाँ से बन के आती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट के नाम से बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस में जो बेसिक चीजें हैं, जो मेन चीज है जो ट्रांसफर कर रही है, इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस है किसकी सर,
ट्रांसफर करने की, अपने पास में जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनका क्या है ट्रांसफर करना। और वो कौन करता है, किसके पास रहती है वो इन्फॉर्मेशन सर, वो इन्फॉर्मेशन जीन के पास रहती है सर। तो जीन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उस साथ में इसको फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपने पास में अपने जो मेंडल साहब थे, उन्होंने इनको फैक्टर नाम दिया था, फैक्टर एलिमेंट। तो जब भी आपको पूछे कि फैक्टर एलिमेंट किसने दिया, मेंडल ने दिया, जबकि जीन वर्ड बाद में डिस्कवर हुआ था, जब प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए थे, तो जॉनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर जीन को जीन नाम दिया था। जबकि इसको पहले किस नाम से जानते थे, फैक्टर नाम से या एलिमेंट नाम से, जब मेंडल ने इसके ऊपर स्टडी किया था, ठीक है। इतना सभी क्लियर हुआ। उसी साथ में इसको डिटरमाइन ऑफ करेक्टर्स, मतलब जो करेक्टर्स का डिटरमाइन कर रही है, कौन कर रही है, जीन कर रही है, तो किस को या बोल दिया, ठीक है। उसी के साथ में और भी डेफिनेशन इसकी बात करें तो क्या होता है जीन, कहाँ पर पाया जाता है सर, डीएनए के अंदर पाया जाता है। डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो इसके अलग अलग 4-5 यहाँ पर डेफिनेशन है जो याद रखनी है। और सर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या बनाती है अपने पास में, कोई करेक्टर बनाती है, और करेक्टर से पहले क्या बनाती है, या तो वो आरएनए बनाएंगी या प्रोटीन बनाएंगी, और आरएनए वो प्रोटीन फॉर्म करती है, उनको क्या बोलते हैं, जीन यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर देख भी सकते हो, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन। जनरली, हमेशा नहीं, ये याद रखना। जब आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर होने के बाद अपन वो पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है, सेकंड चैप्टर, तो उसके अंदर आपको जो अपने पास में प्रोटीन और यहाँ पर आरएनए है, जरूरी नहीं है हर जीन प्रोटीन या आरएनए बनाए, वहां पर अपन बात करेंगे नॉन सिस्टम क्रोमेटिड वगैरह की, सिस्टोन की। तो वहां पर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जनरली जनरली जल्दी यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑलवेज वर्ड यहाँ पर नहीं है। तो आपके पास में कहीं स्टेटमेंट में यदि क्वेश्चन आता है तो वहां पर अपन अच्छे से करना है। यदि ऑलवेज आए, ऑलवेज मेक आरएनए प्रोटीन, तो स्टेटमेंट गलत जाएगा। कब आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर जनरली लिखा है, सामान्यतः, ठीक है। सामान्यतः क्या करती है, आरएनए प्रोटीन का यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन को आपको अच्छे से बिल्कुल देखना है, यदि डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है तो बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है एलील। अब सर ये एलील क्या आ गया, नया वर्ड। तो नया वर्ड कुछ नहीं है, जब अपने को कोई किसी भी वर्ड को और सिंप्लीफाई करके पढ़ना होता है तो अपन उसके बाद में एलील की बात करें। अब जीन है, जीन के भी क्या हो सकते हैं, मैंने क्या बताया, जीन क्या करता है सर, करेक्टर्स एक्सप्रेस करता है, और करेक्टर्स के अंदर भी सर आपने बता दिया ट्रेड। अब मेरे को ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो मैं एज ए जीन यूज न करके क्या यूज करूंगा, एलिल। सिंपल, आपको बस इतना याद रखना है दिमाग में, ज्यादा झमेला रखना ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को यही डिफरेंस समझ में नहीं आता सर, जीन और एलिल क्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया, कोई भी करेक्टर है, करेक्टर की क्या होती है सर, डिस्क्रीट यूनिट होती है, जिनको हम ट्रेड बोलते हैं। उन्हीं को समझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एलिल का यूज करते हैं सर। इतना क्लियर हुआ। यदि सर कोई करेक्टर है, उस करेक्टर का कोई डिस्क्रीट ट्रेड या डिस्क्रीट यूनिट ही नहीं है, तो मैं सिंपल बोलूंगा उसका कोई एलिल भी यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि क्या सभी जीन एलिल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि एलिल है तो जीन होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एलिल जीन का ही क्या अपन एक फॉर्म पढ़ रहे हैं, एलिल, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आपके दिमाग में यहाँ पर रखना है, ठीक है। बाकी आप देख भी सकते हो क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि इसके अंदर भी क्या सर सभी जीन जीन एलिल होती है। इसके अंदर भी दो टाइप की होती है, एक होती है एलेलिक जीन बोल सकते हैं, एक बोलते हैं नॉन एलेलिक यहाँ पर जीन। क्योंकि जो एलेलिक जीन होती हैं, जो जीन जो पाई जाती हैं, ये क्रोमोसोम पे होंगी, सीधी सी बात है। अब क्रोमोसोम पर होंगी तो क्रोमोसोम पर क्या होंगे, करेक्टर होंगे, ठीक है। ये मेरे पास में क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर ये करेक्टर है मेरे पास में, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। ये करेक्टर किसके हैं, सेम एक ही, मतलब सॉरी ट्रेड है किसके, अलग अलग। एक क्या है अपने पास में हाइट का, मतलब टोल है, एक क्या है ड्वार्फ है। दोनों क्या है, टोल है ड्वार्फ है, लेकिन दोनों है क्या, एक ही लक्षण के ट्रेड है ना, किसके है, हाइट के सर है। तो एक ही लक्षण के, जब भी एक ही करेक्टर की अपन बात करें, और एक ही करेक्टर के जब दोनों जीन सेम लोकस के ऊपर हो, ये क्या हो गया अपने पास में, सेम लोकस, ठीक है। ये क्या हो गया, सेम लोकस। तो दोनों दोनों क्रोमोसोम के जीन है, तो इनको अपन ने क्या बोल दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम बोला, उस होमोलोगोसोम जो क्रोमोसोम है उसके मतलब एक करेक्टर के दोनों ही एलील जब एक ही लोकस के ऊपर, सेम लोकस के ऊपर जहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, एलिलिक जीन के नाम से यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार बता देता हूँ। मेरे पास दो क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर मेरे पास एक मैंने करेक्टर ले लिया, हाइट का करेक्टर ले लिया। उस हाइट का करेक्टर का कैपिटल टी जीन इस क्रोमोसोम पे, कैपिटल टी जीन, स्मॉल टी जीन ड्वार्फ वाला इस पे है, लेकिन है एक करेक्टर का। तो जब जब अपन एक करेक्टर की बात करेंगे, उस एक करेक्टर के जीन जब दो क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकस, मतलब सेम लोकस दिख रहा है आपको, ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होंगे, तो उनको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, एलेलिक जीन के नाम से यहाँ पर जानेंगे।
अब यदि डिफरेंट लोकसों पे होंगे, ठीक है, डिफरेंट लोकस का मतलब क्या हुआ सर, एक कैरेक्टर का जीन यहाँ पर है, जैसे कैपिटल टी यहाँ पर हो गया और कैपिटल ए यहाँ पर हो गया, ये कैपिटल ए कोई अदर अदर कैरेक्टर का जीन है, तो इनको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर, होमोलोगस, सॉरी नॉन एलेलिक जीन के नाम से यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नॉन एलेलिक जीन क्यों बोले सर, जीन तो है लेकिन नॉन एलेलिक जीन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि सर सेम करेक्टर के नहीं है। यदि सर सेम करेक्टर के रहते और सेम लोकस के ऊपर रहते, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, तो उनको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, एलील के नाम से बोलते, मतलब एलेलिक जीन है सर, किसी एक करेक्टर की बात यहाँ पर करते हैं जब, ठीक है। अब ये क्यों बात कर रहे हैं अपन करेक्टर की, यहाँ से आपको होमोलोगस को समझा करके नॉन एलेलिक और एलेलिक जीन को देख करके आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों सर हमें एलील लेकर आने की जरूरत पड़ी, क्यों हम जीन से ही काम नहीं चलाए, क्यों नहीं चलाए, क्योंकि सर हो सकता है अपने पास में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकती है, एक जो करेक्टर है उसके बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, तो हम हर ट्रेड को समझाने के लिए हम एलील का वर्ड यहाँ पर यूज यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इतना दिमाग में आपको फिट हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, ठीक। तो टर्म्स किसने दिया, बैट्सन ने, जो अपन पहले यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद में अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक ही जीन का एक ही करेक्टर होगा, उस एक करेक्टर के ही सेम लोकस के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन होंगे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। यदि अदर अदर होंगे तो उनको क्या बोलेंगे अपन, नॉन एलील जीन, जब दो करेक्टर के अलग अलग, ये यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, एक यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है लेकिन अलग अलग लोकस के ऊपर है, दोनों अलग अलग करेक्टर के जीन है, तो इनको अपन क्या बोल दिया सर, नॉन एलील जीन के नाम से यहाँ पर इनको जानते हैं, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो आज, एलील को जीन में लेकर के डिफरेंस बिल्कुल समझ में आया नहीं आया, ये बताइए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या यहाँ पर कब एलील आ जाता है, कब यहाँ पर जीन आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके कुछ और भी टर्म्स यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर जब हम पढ़ते थे तो हमें अलग अलग, जो आपने एलील बताए, तो एलील के अंदर भी अब कुछ यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ हाइट का ही, नॉर्मली अपन हाइट का ही एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं। हाइट ले लिया सर मैंने, किसकी ले लिया, मटर के बारे में पढ़ेंगे तो अपन मटर ही लेकर चलते हैं, हमसे पी से काम चलाएंगे। पी है, पी प्लांट है, उसके हाइट मेरे पास दो है, एक है टोल है सर, एक क्या है डवार्फ, एक क्या है डवार्फ। इसका इसके पास में सर, मेरे पास में जीन है कैपिटल टी, इसके पास में जीन है डवार्फ के पास स्मॉल टी सर। सर ये कहाँ से आ गया, अब कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये क्या है, इनको और समझने के लिए, ताकि हम इनको स्पेसिफाई कर सकें कब हमारे पास में हाइब्रिड आएगा, कब कौन सा जीन आएगा, तो उन जीन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक आता है होमोजाइगस, एक आता है यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये कब बात करेंगे, जब कोई भी अपने पास में टू एन सेल है, उसका सिमिलर जीन की बात करें, जब सिमिलर जीन मेरे पास आ जाए दोस्तों कोई करेक्टर का, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और जब मेरे पास में टू एन सेल के अंदर डिसिमिलर एलील का आए किसी भी करेक्टर की, जैसे हाइट की बात कर लिया, डिसिमिलर मतलब सर अलग अलग, अलग अलग एलील का मतलब मैंने आपको दो बताया, एक तो क्या होता है कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी होता है। अब जब सर कैपिटल टी साथ में आ गए, मतलब सर क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर का बोलूंगा मैं सर होमोजाइगस कंडीशन। और जब सर कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, मतलब है हाइब्रिड की फॉर्म में आ गए, दो अलग अलग आ गए जीन मेरे पास में, इनको मैं एक कंडीशन दूंगा जीनोटाइप के फॉर्म में, तो क्या दूंगा इसको, हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पर दूंगा। दोनों कंडीशन याद हुई, जब जब भी मैं आपको कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखूंगा, तो आप समझ में आ जाएगा, आपको समझ जाओगे सर कौन सा हेटेरोजाइगस है, कौन सा यहाँ पर होमोजाइगस है, ठीक है। ये हो गया अपने पास में हेटेरोजाइगस, और ये दोनों सेम, मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी, ये क्या हो गया अपने पास में होमोजाइगस, और ये क्या हो गया अपने पास में हेटेरोजाइगस, ठीक है। इतना क्लियर हो सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप से ही अपनी पास में तीन चीजें यहाँ पर निकलती हैं जो आपको याद रखनी है। एक बार इसको अपन इरेज कर देते हैं बीच वाले को। इतना क्लियर हुआ, एलील पढ़ा सर, एलील के अंदर आपने बताया और भी कंडीशन यहाँ पर होमोजाइगस को लेकर के और हेटेरोजाइगस के लेकर के। अब अपन बात कर रहे हैं सर फिनोटाइप को लेकर के। अब इस फिनोटाइप से ही दो चीजें मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, एक निकालूंगा यहाँ पर फिनोटाइप से, और जीनोटाइप से फिनोटाइप क्या होता है, उसी के साथ में दूसरी चीज निकालूंगा यहाँ पर एक फिनोकॉपी, ठीक है। ये दो वर्ड अपने को किससे रिलेट करने हैं, अपने को जीनोटाइप से, ठीक है। कौन कौन से, एक तो हो गया फिनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन वर्ड से सर रिलेटेड लग रहा है हमें तो,
बिल्कुल आपको रिलेटेड लग रहा है तो जीन वर्ड से ही रिलेटेड है। जो अपना जेनेटिकल जो मेकअप होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। जो अपने को जैसे हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हाइट में अपने को टी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये अपने पास में क्या है, इसके जेनेटिकल मेकअप है। जेनेटिकल मेकअप हो गया तो उसको क्या अपन बोल देंगे यहाँ पर जीनोटाइप। और यदि उसको अपन है जो अपन एक्सटर्नल अपीयरेंस अपन देख रहे हैं, ठीक है, ये तो अपने पास में जीन की बात हो गई। अब मैं बोला कि कैपिटल टी कैपिटल है टी है, भाई साहब इसको क्या बोलेंगे सर, कैपिटल टी है, दोनों क्या है हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है। और कैपिटल टी क्या है, अपने पास में टोल का जीन है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, टोल प्लांट बोल देंगे सर। अब ये जो टोल बोला अपने, ये क्या है, टोल कब बोला, जब अपनी बाहर से देखा, उसको अपने देखा ये प्लांट बड़ा है, ये प्लांट जिसकी हाइट ज्यादा है, टोल है, डायरेक्ट हमने क्या बोल दिया सर, इसका फिनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो अपने क्या किया, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस से, मतलब बाहर से अपन उसको देख करके ही उसको बता दिए कि किस प्रकार का इसके अंदर मतलब पास में टाइप है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। ठीक है, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ड्यूरिंग लाइफ के अंदर, बिल्कुल चेंज हो सकता है अलग अलग, क्योंकि आपको डवार्फ भी देखने को मिलेंगे, मॉडरेट भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे, तो चेंजेबल चेंजेबल होता है फिनोटाइप। जबकि जीनोटाइप जो होता है जेनेटिक मेकअप, ये हमेशा उसका क्या रहता है, यहाँ पर फिक्स होता है, रिमेन कॉन्स्टेंट यहाँ पर होता है विदाउट, मतलब जब तक यहाँ पर लाइफ तक, मतलब जब जो जो जीन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, जीनोटाइप की फॉर्म में, इस फॉर्म में। लेकिन हो सकता है वो अपने पास में क्या कर सकता है, अपनी लाइफ के मतलब एक्सटर्नल कंडीशन, क्योंकि अपना एक्सटर्नल क्या है यहाँ पर अपीयरेंस है, लेकिन यदि एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होती है तो कुछ उसके अंदर चेंजेस अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ फिनोकॉपी। फिनोकॉपी के केस में क्या होता है, फिनोकॉपी क्या होता है, मेरे पास में कोई ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, आप जब 11वीं क्लास में पढ़ोगे, हार्मोन्स वाला चैप्टर यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है, तो हार्मोन्स के अंदर आपने देखा होगा कि जिब्रेलिन हार्मोन था, वो क्या था, एक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे ड्वार्फ प्लांट है मेरे पास में, और मैंने महज में फार्मर हूँ, मैंने क्या किया, क्रॉप ग्रो की है, लेकिन मुझे क्या है, ग्रोथ करवानी है प्लांट की। तो जैसे नॉर्मली क्या डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं उसके अंदर, ताकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपर हो, तो हाइट वगैरह बढ़े। लेकिन यूरिया से भी काम नहीं चल रहा, मैं उसके अंदर हार्मोन डाल रहा हूँ। और जैसे मैंने जिब्रेलिक एसिड डाला, तो मेरे पास में जो ड्वार्फ प्लांट थे वो क्या हो गए, लॉन्ग हो गए, टॉल प्लांट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब उनकी मैं बात करूं, सर जेनेटिक क्या था इसका, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो सेम है, जीनोटाइप तो सेम है, लेकिन जैसे मैंने एक्सटर्नल बाहर से उसके अंदर में हार्मोन डाला, तो वो प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी। मतलब सर उसका फिनोटाइप चेंज हो गया, लेकिन जीनोटाइप तो उसी का पहले से जो ड्वार्फ था, तो वो ड्वार्फ ही। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, फिनोकॉपी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये वैसे नहीं है आपकी इतना, बट आपको इसको याद रखना है, फिनोकॉपी की पूछा जा सकता है डेफिनेशन के अंदर। तो मेरे पास ऐसे टोल था या टीटी ड्वार्फ था, ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड से जैसे ही मैंने बाहर से हार्मोन डाला, तो बिकम टोल, तो वो क्या हो गया, टोल हो गया। तो इस कंडीशन को मैंने, इसको क्या बोला मैंने, फिनोकॉपी बोला। जब क्या कर रहा हूँ मैं, उसको बाहर से कोई मतलब डिफरेंट, मतलब कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल की वजह से फिनोकॉपी चेंज हुई, मतलब सेम फिनोटाइप का ही उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो उस कंडीशन को, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कैन चेंज ड्यूरिंग लाइफ। तो टाइप कौन चेंज हो सकता है, फिनोटाइप, लेकिन अभी भी जीनोटाइप उसका सेम ही रहेगा, इसलिए जीनोटाइप मैंने बोला हमेशा रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, सर जीनोटाइप चेंज नहीं होता, लेकिन फिनोटाइप चेंज हो सकता है, जिसका मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी के नाम से जानते हैं, जिसमें जिब्रेलिक एसिड का यूज करके मैंने क्या कर दिया, डॉर्फ प्लांट को क्या कर दिया, टोल यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ। एक कंडीशन और होती है हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेमीजाइगस कंडीशन क्या है, सेल ओनली वन एली, कोई एक ही एलील यदि सेल यहाँ पर रखती है करेक्टर्स का जीन का, ऑन अनइक्वल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये अनइक्वल पार्ट देखने को आपको मिल रहे होगा। ठीक है, ये जीन है कोई, इसका लोकस ए है, यहाँ पर मैंने मान लिया लोकस ए है, लेकिन अब ये क्या है, नॉन मैचिंग, मतलब इससे मैच नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन को हेमीजाइगस कंडीशन बोल देंगे। जब क्या होगा, एक एलील यहाँ पर अपने पास में प्रेजेंट होगा, किसका, अनइक्वल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में अपन बात यहाँ पर करेंगे, क्योंकि दूसरे लोकस का हमारे पास में क्या है, पार्ट ही नहीं है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, हेमी, मतलब हाफ जाइगस का, मतलब जो कंडीशन अपने पास में अपन पढ़ रहे हैं। ये सेम किसका अपन पास में, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस, इनमें क्या हो रहा था, हमारे पास प्रॉपर क्रोमोसोम अपने को देखने को मिल रहे थे इस टाइप के। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक पूरा क्रोमोसोम, लेकिन एक अनइक्वल पार्ट है। जैसे मेरे पास में यहाँ पर करेक्टर है टी, लेकिन यहाँ पर इसका अनइक्वल पार्ट है, लेकिन मेरे पास में क्या है, यहाँ पर इसका जीन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन को मैं क्या बोल दिया, यहाँ पर हेमीजाइगस कंडीशन के नाम से यहाँ पर जानूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसमें मेन तो आपको होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये दो ही चीजें याद रखनी है, फिनोकॉपी और हेमीजाइगस, जनरल एक नॉलेज के लिए आपको दिमाग में फिट करके यहाँ पर रखना है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, क्योंकि सर जब से आप पढ़ा रहे हो कि कैपिटल टी
स्मॉल टी, ये कभी डवार्फ बता रहे हो, कभी इनको क्या बता रहे हो, आप टोल बता रहे हो। तो इसके अंदर ये चीज क्या है, कैपिटल टी को आप टोल क्यों बोल रहे हो, स्मॉल टी को क्यों आप डवार्फ बोल रहे हो, ये चीज की बात करते हैं। तो कैपिटल टी अपन जब भी डिनोट करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन डोमिनेंट एलील के नाम से जानते हैं। मतलब क्या होता है डोमिनेंट एलील, उसके बाद में जब जब भी अपन स्मॉल टी की बात करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे अपने पास में, रिसेसिव के नाम से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल से दर्शा देंगे, जो कैपिटल होगा उसको तो किससे दर्शा देंगे, मतलब जो डोमिनेंट होगा उसको किससे देंगे, कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। अब ये होता क्या है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली एलील किसका किसका एक मतलब फॉर्म है सर, जीन का फॉर्म है सर, बिल्कुल जीन का फॉर्म है। क्या सर जीन मॉडिफाइड हो सकती है क्या, चेंज हो सकती है क्या, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर आपने पढ़ा है जब जब वेरिएशन होगा, म्यूटेशन होगा तो जीन क्या होगी, चेंज होगी। और जब जीन का ही चेंज होना, जब जीन चेंज हो रही है मतलब तो जीन अपना प्रोडक्ट बना रही है, प्रोटीन के फॉर्म में बना रही है, आरएनए के फॉर्म में बना रही है, और वही जाकर के अपना अलग अलग फिर क्या बनाता है, कोई एंजाइम बनाता है, कुछ भी जो अपने पास में अपना एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो उसके अंदर जब मैंने म्यूटेशन कर दिया कोई भी, या स्टॉप कोडोन वगैरह डाल दिया, जब नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब जीन होती है वो अपने आप में प्रोडक्ट फॉर्म में प्रोटीन वगैरह, एंजाइम वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह में क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है सर, हमें प्रोवाइड कर दी, लेकिन मैंने क्या कर दिया सर, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिया। अब जब चेंजेस कर दिया ही मैंने, तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट के अंदर भी चेंजेस होगा ना। मेरे पास में ये क्या है, एक मेरे पास में सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस से जो पहले जो प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कोई कंपनी है उसको अपने प्रोडक्ट को चेंज मतलब उसमें कुछ मॉडिफाइड करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, अपने पहले वाला जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस करेगा। तो चेंजेस जैसे उसके अंदर चेंजेस किया, तो आने वाला उसको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, नहीं मिलता। तो यही अपनी जीन के साथ हो रहा है ना, जब जीन हमारे पास में, जीन के अंदर हमने कुछ चेंज कर दिया, कोई उसके अंदर अमीनो एसिड का स्टॉप कोडन वगैरह चेंज कर दिया, तो क्या होगा, अब जो जीन जो पहले प्रोडक्ट बना रही थी वो ने बना करके दूसरा अलग प्रोडक्ट बनाएगी। तो इस जो चीज अपने को देखने को मिलती है, जो नया जीन बना उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेंट हो गया सर, म्यूटेशन हो गया उस जीन के अंदर, उसको बोलते हैं म्यूटेंट एलील। ठीक है, अब ये म्यूटेंट एलील होती है सर, ये क्या हो सकती है कोई अच्छा म्यूटेशन हुआ तो उसको नेचर क्या कर लेती है सर, एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अच्छा म्यूटेशन नहीं होता तो उसको अपन क्या बोल दिया, रिसेसिव बोल दिया, हमारी किसी काम का नहीं है, इनएक्टिव हो गया, नॉन एक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस किया, तो उस फॉर्म को अपन क्या बोल दिया, रिसेसिव बोल दिया। जैसे टोल और डवार्फ की बात करें, लेकिन नेचर को जरूरत किसकी थी, टोल की थी, तो नेचर ने टोल को ज्यादा रिकमेंडेशन किया, मतलब टोल क्या किया, डोमिनेंट किया धीरे धीरे नेचर के अंदर। लेकिन जो रिसेसिव था मतलब डवार्फ वाले था, वो म्यूटेंट की वजह से बना था, तो म्यूटेंट की वजह से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं रिसेसिव। तो मॉडिफाइड जब हुआ जीन, तो मॉडिफाइड होकर के म्यूटेंट बनता है एलील को, तो उसको अपन बोलते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सर हो सकता है। कौन कौन सा होगा सर जब काम करेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि जब वो हो सकता है इनएक्टिव फॉर्म में वो एंजाइम नहीं बनाए, तो सर क्या एंजाइम नहीं बनाएगा तो उसका ट्रेड भी देखने को मिलेगा, तो नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें अलग अलग होते हैं। नॉर्मली अनमोडिफाइड जो ओरिजिनल जो होता है जिसको वाइल्ड एलील, ठीक है, वाइल्ड एलील का मतलब क्या होगा, जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो करेक्टर जनरेट किया है, जो जीन जो अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं, जितने भी अपनी वेराइटी है, जितने भी अपनी क्रॉप है, सब वाइल्ड वाइल्ड एलील की है। जो कहाँ से ली गई है, अपने पास में अपने जो फॉरेस्ट वगैरह है वहां से ली गई है, अनकल्टिवेटेड लैंड से यहाँ पर अपने पास में सीड अपन लेके आए थे, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर रहे हैं, आज क्रॉप ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो एलील वहां पर जो फर्स्ट टाइम जो एलील उस जीन में था, उसको अपन क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील, या क्या बोलते हैं अपने पास में ओरिजिनल एलील के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जो सीधी सी बात है, डोमिनेंट होगा, वाइल्ड होगा, वो क्या बनाएगा, नॉर्मल एंजाइम, और जब सब नॉर्मल एंजाइम बनाएगा तो ओरिजिनल फिनोटाइप भी देगा ना। फिनोटाइप ओरिजिनल मतलब उसका एक्सटर्नल जेनेटिक जो अपीयरेंस है वो क्या होगा सर, ओरिजिनल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफाइड किया म्यूटेंट एलील की बात करें, जो किससे बना है, म्यूटेशन से। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बोल भी दिया था अभी, किससे बन रहा है यहाँ पर, म्यूटेशन से बन रहा है। अब इसके अंदर म्यूटेशन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है सर, हो सकता है मैंने मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके अंदर हल्का सा मॉडिफिकेशन किया तो मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा काम चलाऊ बन गया, ठीक है। मैंने कुछ सर उसके अंदर ज्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया, किसी काम का ही नहीं रहा, मतलब उसके अंदर कुछ, अब मेरे को उसको सेल भी नहीं कर सकता, मैं उसको बेच भी नहीं सकता। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है हमारे पास में क्या हुआ, नॉर्मल एंजाइम फॉर्म हुआ तो फिनोटाइप डज नॉट चेंज, फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, म्यूटेशन हुआ तो सेम किसकी तरह रह गया वो, ओरिजिनल जीन की तरह, वाइल्ड जीन की, तो उसको बोलेंगे अपन सेम सेंस म्यूटेशन।
अब यदि मेरे पास में मिस सेंस हुआ सर, डिफरेंट अमीनो एसिड फॉर्म हो गया, कोई अलग डिफरेंट अमीनो, तो जब डिफरेंट एलील हो गया तो इनएक्टिव या लेस एक्टिव मेरे पास में क्या बन गया, यहाँ पर क्या बना, मेरे पास में जो नया कैरेक्टर या ट्रेड बना, एंजाइम बना, वो क्या बन गया, लेस फंक्शनल बन गया। उसको मैंने क्या बोल दिया सर, रिसेसिव बोल दिया। तो मिस सेंस म्यूटेशन क्या हो गया, रिसेसिव फिनोटाइप हो गया सर। और नॉन सेंस म्यूटेशन की यदि बात करें, जिसमें किसी कोई स्टॉप कोडोन ओक्यूर हो गया, नो एमिनो एसिड बना, कोई मेरे पास में एंजाइम फॉर्म नहीं हुआ, तो जब एंजाइम नहीं होगा तो मेरे पास में किसी प्रकार का कोई फिनोटाइप यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, तो उसको अपने क्या बोल दिया, रिसेसिव का टाइप का। तो रिसेसिव कब बन रहा है अपने पास में, दोनों केस में, जब मिस सेंस म्यूटेशन हो रहा है और नॉन सेंस म्यूटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि फिनोटाइप डज नॉट चेंज, किसी प्रकार का फिनोटाइप यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, सेम ओरिजिनल किसकी तरह दिखा रहा है, सेम सेंस वाला अपने पास में अनमोडिफाइड। तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या सभी म्यूटेशन एलील जो होता है रिसेसिव जनरेट करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है जब यहाँ पर सेम सेंस म्यूटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा सर, तो क्या करेगा, ओरिजिनल की तरह बिहेव भी यहाँ पर करेगा, रिसेसिव की तरह बिहेव यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को स्टूडेंट को कि क्या सर रिसेसिव होता है, क्यों हम स्मॉल टी की जब से बातें कर रहे हैं, क्यों हम कैपिटल टी की बातें कर रहे हैं, क्यों इतना खेला खेल रहे हैं, तो उसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेचर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है सर, म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, और उसी से हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ रिसेसिव एलील क्या होता है, और साथ में डोमिनेंट एलील क्या होता है। वो देख लीजिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, originally a wide allele expression of the both homozygous and heterozygous stage produce a normal fully functional enzyme protein। तो वो क्या हो गया अपना डोमिनेंट। modified and mutant allele express only in homozygous state mostly harmful, मोस्टली क्या है, हार्मफुल है, प्रोड्यूस लेस्ट एक्टिव या इनएक्टिव, हो सकता है एक्टिव हो या लेस एक्टिव हो या नो एंजाइम हो, जो मैंने तीनों आपको मिस सेंस के अंदर बताया। मोस्टली हार्मफुल बोल रहा है, क्यों बोल रहा है मोस्टली, ये तो हमेशा भी हार्मफुल हो सकता है ना सर, जब म्यूटेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे म्यूटेशन, बहुत सारे चेंजेस अच्छे भी यहाँ पर होते हैं नेचर के लिए, तो उसको अपन क्या बोल दिया यहाँ पर, मोस्टली वर्ड यूज करके हार्मफुल यहाँ पर यूज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट कुछ वर्ड यहाँ पर यूज कर लेते हैं अपन पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब जब हमारे पास में हम सर बात कर रहे हैं ओनली यहाँ पर पेरेंट्स की और ऑफ स्प्रिंग की, तो उनसे पॉपुलेशन भी जनरेट होगी ना। जो ऑफ स्प्रिंग बनी थी क्या है, क्या किसका प्रोड्यूस है, ये सर पेरेंट्स से बनती है। तो पेरेंट्स से प्रोजेनी मतलब बन रही है, वो क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, पेरेंट्स से डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, उनको अपन क्या बोल दिया यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। और सर सिबलिंग क्या होती हैं, मतलब जो सेम जुड़ा, मतलब सेम, मतलब एक ही टाइम पे, मतलब वो हो सकता है सेम जाइगोट से हो सकते हैं, अदर अदर जाइगोट से हो सकते हैं। जब आप इसको अंदर जाइगोट के बारे में पढ़ोगे तो उस टाइम आपको समझ में आएगा कि अलग अलग कितने टाइप की सिबलिंग होती है। पहले नहीं था, पहले एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब इसको नहीं पढ़ाते। क्या मोनोजाइगोट होते हैं, डाइजाइगोटिक टाइप का, अलग अलग टाइप की सिबलिंग यहाँ पर होती थी। ठीक है, आज आप ओनली यही बात करो, सिबलिंग क्या होती है, ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट्स फ्रॉम बोर्न एट डिफरेंट टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम, लेकिन एक ही बार में पार्टिसिपेशन के टाइम आप अपने आसपास भी देखते हो कि बहुत सारे, मतलब आपके जुड़वा भाई बहन आपके आसपास में, तो वही क्या होती है अपने पास में सिबलिंग होती है, मतलब। और उनके अंदर आप अपने उनके पेरेंट्स से भी पूछोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है टाइम का, किसी के अंदर 5 मिनट, किसी के 10 मिनट। ठीक है, तो जो ऑफ स्प्रिंग होती है पेरेंट्स से जो हो रही है, उनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, दोनों ऑफ स्प्रिंग के अंदर दोनों को सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, सेम पेरेंट्स यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइम के अंदर देखने को मिल रही है। उनको क्या बोल दिया, सिबलिंग के नाम से भी यहाँ पर जान दिया। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोम वर्ड की। जीनोम वर्ड क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो हैप्लॉइड सेट होता है, नॉर्मली अपन किसकी बात करते हैं, टू एंड डिप्लॉइड की बात करते हैं। जैसे अपने अंदर दो टू एंड की बात करें 46, तो अपना अंदर कोई जीनोम पूछे तो कितने जीनोम है, हैप्लॉइड सेट, एक सेट अपना 23 का है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन गया 46, मतलब मेरे पास में कितने जीनोम हो गए, 2 जीनोम। ठीक है, तो जितने भी अपने बात करेंगे है डिप्लॉइड की, तो उसके अंदर कितने जीनोम होंगे, 2, क्योंकि एक एन हैप्लॉइड सेट किसका फॉर्मेशन करता है, जीनोम का। नेक्स्ट बात करते हैं जीन पूल, मतलब सम ऑफ ऑल जीन, जितने भी जीन कोई पॉपुलेशन में पाई जाती है। मेरे पास में ये पूरा पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, मेरे पास में एरिया है, कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया है, तो उसके अंदर जितनी पॉपुलेशन पाई जा रही है, उसको मेरे को बोलना है, एक टर्म्स के अंदर अपने को बोलना है कि इसके अंदर किसको अपन डिफाइन करेंगे। तो फिर उनके अंदर जितनी भी जीन पा रहे हैं, उनको कैलकुलेटिव रूप से एक सम उनका फॉर्म होगा, उस सम जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, जीन पूल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये इतनी कुछ डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी में बहुत बार क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कुछ ब्रीडिंग टाइप की यहाँ पर होती है, उसकी बात करेंगे। तो जिसके अंदर होती है इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग। दो वर्ड यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, इनब्रीडिंग वाला
और एक अपने को देखने को मिलेगा आउटब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग क्या होती है? मेटिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के अंदर, मतलब सेम स्पीसीज के अंदर जब आपको मेटिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर देख भी सकते हो आप, क्लोजली रिलेटेड हो, सेम स्पीसीज हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर? इंक्रीजिंग होमोजाइगोसिटी, मतलब रिलीवेंट रिसेसिव ट्रेड्स। ऐसा क्यों होता है जब इनब्रीडिंग होती है? तो जब सेम सेम स्पीसीज के अंदर बार बार जब यहाँ पर मेटिंग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसके जो वीगर होते हैं, कोई भी स्पीसीज का वीगर, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो अपना जो प्रोडक्शन कर रही है, उसके अंदर कमी आ जाती है धीरे धीरे, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। लॉस ऑफ वीगर अवर जनरेशन, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से एक केस देखने को मिला। जबकि आउटब्रीडिंग क्या होती है? अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। सेम स्पीसीज है, इसके अंदर सेम स्पीसीज का भी क्लोजली रिलेटेड, कोई मतलब बिल्कुल है जो फेमिलियर जो होता है उसकी बात कर रहा है, जबकि इसके अंदर सेम स्पीसीज तो है बट अनरिलेटेड इंडिविजुअल है। जब अनरिलेटेड इंडिविजुअल के अंदर मीटिंग करवाते हैं उसको बोलते हैं अपन आउटब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, जो वीगर होता है हेटेरोसिस, मतलब हाइब्रिड आर सुपीरियर टू पेरेंट, पेरेंट से अच्छे वीगर यहाँ पर होते हैं। इसका नॉर्मली आप केस अपने देख भी सकते हो। पहले जो पुराना टाइम था, उस टाइम क्या करते थे, अच्छी अच्छी नस्ल देख करके, जैसे गाय वगैरह होती थी, कोई अच्छा गाय, अच्छी गाय दूध देने वाली, उसके साथ में कोई अच्छा जो बैल होता था, जो बहुत हार्ड हार्ड टाइप, मतलब जो पहले क्या है, ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो उस टाइम क्या है, जो मतलब ज्यादा वर्क पावर जिसके अंदर होती थी, उन दोनों का आपस में मीटिंग करवा करके बेस्ट, मतलब जो नई प्रोजेनी तैयार की जाती थी। तो पहले जो ओल्ड मेथड था ये यहाँ पर यूज किया जाता था, जिसके अंदर ये अपने पास में देखने को मिलता था, मतलब अनरिलेटेड इंडिविजुअल थे लेकिन सेम स्पीसीज, काउ स्पीसीज यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलती होगी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है, और जैसे हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो उसका वीगर भी यहाँ पर बढ़ता है, तो मतलब उसके अंदर जो यहाँ पर करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर अच्छे अच्छे यहाँ पर डेवलप होते हैं, जो अपने को हेल्प करते हैं अपनी जो भी अपनी प्रोसेस है उसके अंदर, ठीक है। जहाँ पर देख भी जैसे क्रॉस पोलिनेटेड है, क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट नेचुरली एग्जिबिट आउट ब्रीडिंग टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेस। जब मैं आपको प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आपको इस चीज के बारे में बात किया था, वहां पर कुछ ऐसे डिवाइस बताया था आपको, जो क्या कर रही थी अपने पास में, जो क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी। क्यों कर रही थी वैसा? क्योंकि उनके अंदर आउट सेल्फ पोलिनेशन की वजह से आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल रहा था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल रहा था, जैसे आपको मैंने वहां पर बताया था, हर्कोगेमी, ऑटोगेमी वगैरह, हेटेरोस्टाइली वगैरह, अलग अलग कंडीशन जब प्लांट अपने आप में जनरेट कर लेता है, या यूनिसेक्सुअल फ्लोर का अपना मतलब प्रोड्यूस होना, ये सब किस चीज को बढ़ा रही थी वहां पर? क्रॉस पोलिनेशन को यहाँ पर बढ़ा रही थी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड आपको याद हो गए होंगे, इन ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है सर, ठीक है। जीनोम, जीन पूल, ऑफ स्प्रिंग, उसके साथ में सिबलिंग का लेकर के ये कुछ टर्म्स यहाँ पर अपने पॉपुलेशन से रिलेटेड यहाँ पर आए, ठीक है। अब चलते हैं मेन अपने मुद्दा जो है वो है अपना प्री मेंडलियन की बात यहाँ पर करेंगे। प्री मेंडलियन की बात क्यों कर रहे हैं सर, प्री मेंडलियन क्यों बोल रहे हैं इस चीज को? क्योंकि जो मेंडल का जो काम था वो कब पब्लिश हुआ था? 1900 के अंदर। तो इससे पहले का जो टाइम पूरा जब माना जाता है अपने पास में, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, यहाँ पर जनरली दो डाटा आपको देखने को मिलेगा, 7 to 8 ईयर आपको दिमाग में रखना है, 7 to 8, क्योंकि लास्ट एंडिंग ऑफ 1856, यहाँ पर 1857 भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये इसका मतलब एनसीईआरटी भी इसको क्लियर नहीं करती है, तो ये आपको 1856 से लेकर के 57 से लेकर के कहाँ तक, 1865, मतलब 7 to 5 ईयर आपको याद रखना है। कौन सा उनका, मेंडल ने जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर? पी के ऊपर, पाइसम सटाइम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया 1866 के अंदर, ठीक है। 1866 के अंदर पब्लिश किस में किया, ये आप याद रखो तो रख सकते हो, उनकी जो बुक जिन्होंने उन्होंने जिसके अंदर वर्क पब्लिश किया था, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसका चैप्टर टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये आप याद मत रखना, सिर्फ आपको ईयर यहाँ पर याद रखनी है। जैसे उनका 1865 में उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, लेकिन 1866 के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना मतलब पब्लिश किया क्या, अपना वर्क। उसके बाद में वापस से 1900 के अंदर इनको इसकी वापस से रीडिस्कवरी हुई 1901 में उनका जो होगोडा ये होगोडा वेरीज था, उन्होंने 1901 में क्या किया, अपने जो फ्लोरा नामक इनकी पुस्तिका थी, ये बुक्स थी, उसके अंदर इन्होंने पब्लिश किया। उसी के साथ में जो अपने पास में कार्ल कोरेंस थे, कार्ल कोरेंस ने उन्होंने क्या किया, चेंज किया, मेंडल के जो कंक्लूजन थे उनको हेजल लॉ के अंदर कन्वर्ट किया। पहले उनका कंक्लूजन थे मेंडल के जितने भी, उनकी भी बात यहाँ पर करेंगे, लेकिन उनको लॉ में कन्वर्ट करने का जो काम किया वो कौन किसने किया, कार्ल कोरेंस ने। उसी साथ में एक और साइंटिस्ट है जिसको ना बोलते हैं, इनको डायरेक्ट आप याद रखते हो, ईवी टेस्मर, ठीक है।
ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका वापस से क्यों किया, डिस्कवर किया क्या, इनका वर्क इनका मेंडल जी का, ठीक है। ये किसकी बात होगी, 1900 ईस्वी की, 1901 में उन्होंने फ्लोरा में वुगरबर्ग बेरीज के अंदर, क्योंकि उस टाइम बहुत काफी अच्छी मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह का पता चल गया था, जीन वगैरह का थोड़ा और आइडिया उस टाइम लग गया था, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी वगैरह के बारे में यहाँ पर पता चल गया था, तो उस टाइम समझना थोड़ा सिंपल हो गया था। और जब इन्होंने इनका कंक्लूजन एज ए लॉ में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर बहुत पॉपुलर हो गया था काम 1900 के आसपास यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 1800 मतलब 1866 में भी यहाँ इन्होंने पब्लिश किया, तो उस टाइम ही आपको जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम भी बताऊंगा कि उस टाइम डार्विन जो थे, डार्विन की भी यहाँ पर वर्ल्ड वो अपने पास में टूर टूर पे थे, वर्ल्ड टूर पे थे उस टाइम, तो उनका काम बहुत ज्यादा एक मतलब सुर्खियों में था। इस वजह से जो मेंडल थे उनका काम यहाँ पर कुछ दब गया था। कुछ मेंडल थे उनके, कुछ मैथमेटिक्स उन्होंने ऐसा यूज कर लिया था जिसकी वजह से बहुत से जो बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे उनको मैथमेटिक्स वगैरह समझ में नहीं आई थी अच्छे से प्रॉपर तरीके से, इसलिए उनका काम प्रॉपर तरीके से मतलब पब्लिश मतलब नहीं हुआ था पब्लिकली। उसके बाद में 1900 में 3 साइंटिस्ट मैंने आपको बताया, हुगर वेरिज, कार्ल कोरेंज और ईवी टेस्मेक, तो इन्होंने क्या किया, इनके काम को वापस से क्या किया, डिस्कवर यहाँ पर किया, ठीक है। तो ये क्या था अपना आपस में एरा ऑफ मेंडलिज्म, जिसमें कहाँ से चल रहा है यहाँ पर 1856 में से लेकर 1856 में 7 से 8 ईयर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वापस से 1866 में उन्होंने पब्लिश किया, लेकिन उनका काम प्रॉपर तरीके से पब्लिश नहीं हो पाया। उसके बाद 1900 में वापस से डिस्कवर हुआ, किसके द्वारा, 3 साइंटिस्ट के यहाँ पर द्वारा, ठीक है। ये तो आ गए मेंडलिज्म का मतलब जो अपना एरा है, ठीक है। उससे पहले था जो उसको क्या बोलेंगे, तो उससे पहले जो मतलब टेक्निक लगाई जाती मतलब जो किया जाता था, प्रोसेस किया जाता था, वो मैं आपको बताया कि जैसे मेटिंग करवाते थे, मतलब अच्छा मतलब कोई बुल है अच्छा काऊ, मतलब सेलेक्ट करते थे, उनकी मेटिंग किया नॉर्मली है, क्योंकि उससे पहले जब मेंडल मेंडल ने इतना काम नहीं किया था, तो उससे पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या समझते थे कि की जो करेक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम वो बोलते थे थ्योरी ऑफ ब्लीडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, पर ये क्या करते थे, ट्रेड मिक्स करने था। लेकिन जब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से मेंडल थे उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो अपन बात यहाँ पर करेंगे भी, जब F1 से F2 के अंदर वापस से जो करेक्टर था, क्योंकि जो ये बोलते थे कि ब्लीडिंग इनहेरिटेंस मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो करेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स के प्रोजेनी के अंदर जाकर के क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं था, जब मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन किया तो उन्होंने बिल्कुल प्रूव किया कि जो करेक्टर्स थे, जब आप बोल रहे हो कि मैं नॉर्मली एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास में एक रेड है, एक व्हाइट फ्लोर है, रेड फ्लोर का प्लांट है, व्हाइट फ्लोर का प्लांट है, मैंने जैसे इनके अंदर मतलब वो क्रॉस किया, क्रॉस करके मेरे पास में जो F1 संतति आई, जो मेरे पास में F1 प्रोजेनी आई, उसका मैंने जो फ्लोर था वो क्या है, पिंक कलर का है, ठीक है। ये लोग क्या बोलते थे कि ये दोनों मिक्स होकर के क्या करती है, पिंक जनरेट करती है। लेकिन जब मेंडल ने इसको हाइब्रिडाइजेशन किया, वापस से F1 F2 F3 किया, तो उन्होंने देखा कि जो ओरिजिनल थे व्हाइट और रेड थे, वापस से F2 जनरेशन के अंदर भी आपको अपने को देखने को मिल रहे थे। इसलिए उन्होंने बोला कि जो ये ब्लीडिंग नहीं होता, मतलब ये जो ब्लेंडिंग नहीं होता इनहेरिटेंस का, ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट होती है जो आगे जाकर के हैज, उन्होंने फैक्टर नाम दिया कि ये हैज ए गैमिट फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम अपना जो पेरेंट्स होता है उससे एक एक गैमिट आता है, और जो दोनों गैमिट आकर के मिलते हैं, जो आप किस में पढ़ाया था मैंने आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, प्लांट जो वाला जो पार्ट था प्लांट रिप्रोडक्शन में, दोनों में आपको मैंने समझाया भी था, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि कैसे एक एक गैमिट आ रहा है। तो ऐसे ही सेम जेनेटिक्स में भी, जेनेटिक्स ये प्रूव की है पहले कि कैसे गैमिट आते हैं, जिसको फैक्टर नाम दिया था किन्होंने, मेंडल ने, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये लोग क्या समझते थे कि ये चीजें मिक्स होती हैं, चीजें क्या मिक्स होकर के एक नया करेक्टर यहाँ पर जनरेट करती हैं, लेकिन जैसा नहीं होता। जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर किया, F2 जनरेशन यहाँ पर जनरेट यहाँ पर किया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हो आप, क्या बताया मैंने प्री मेंडलिज्म में क्या था। उसके बाद जब एरा ऑफ मेंडलिज्म आया, तो एरा ऑफ मेंडलिज्म आपको मैंने बता दिया 1900 तक। उसके बाद में इन्होंने वापस से रीडिस्कवर किया, तो कौन सा आ गया, पोस्ट मेंडलियन, जो अपन आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की बात करें तो क्या लिया इन्होंने, पाइसम सटाइम, जो सबसे ज्यादा एग्जाम मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, 2n बराबर 14 मतलब 7 पेयर क्या होते हैं इसके अंदर, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसके साथ में कुछ इसके करेक्टर्स जो मेंडल ने लिए, 7 यहाँ पर डिस्क्रीट यूनिट यहाँ पर अलग अलग लिए थे, जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमोसोम संख्या या आप याद रखो तो रख लो 4th 1 4 4 5 7 1, ठीक है। ये तो याद मत रखो, बल इतना याद रख लेना कि 4 जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं अपने पास, 4 क्रोमोसोम के पास ऊपर कितने, 7 ट्रेड्स और 7 करेक्टर्स के जीन अपने को देखने को मिलते हैं, ये आप याद रख लेना, ठीक है।
बाकी वो 1447 ये याद मत रखना। हाँ, ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, करेक्टर्स कौन कौन से हैं, डोमिनेंट ट्रेड कौन से हैं और रिसेसिव ट्रेड कौन से हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद यहाँ पर रखना है। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि क्या सर मेंडल जो थे उन्होंने क्यों पी प्लांट क्यों लिया, क्या उनको अच्छा लगता था मटर खाना? ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी सोचो वो इससे क्या सर उनको अच्छा लगा होगा, तो सोचे अपने गार्डन में मटर मटर भी उगा लेंगे, उसके साथ में अपन क्या कर लेंगे, उसके ऊपर रिसर्च भी कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने देखा कि जो पी प्लांट था उसका एक तो जो लाइफ स्पेन था वो बहुत छोटा था, 2.5 मंथ या 2 and 3 मंथ में उनका लाइफ उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट होता सकता। क्योंकि अपन जब एज ए आप ब्रीडर, आप एग्रीकल्चर में यदि पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक क्रॉप के ऊपर रिसर्च करने के लिए बहुत मतलब सालों लग जाते हैं, 4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है, 5 से 6 मंथ। लेकिन इसका टाइम पीरियड कम था, तो मेंडल को प्रॉपर तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करने में यहाँ पर सिंपल हुआ। उसी के साथ में ये क्या था, सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट था, और उसी के साथ में सेल्फ पोलिनेशन के साथ साथ में मेरे को क्या है, मेरे को एज ए ब्रीडर मेरे को क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो मुझे को कुछ मेरे टाइप का कुछ रिजल्ट देखना होगा, मेरे हिसाब से मेरे को कुछ कैरेक्टर्स डेवलप करने हैं, तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन भी करना पड़ेगा ना, मतलब आर्टिफिशियली भी कुछ चेंज मैं कर सकता हूँ उसके अंदर पॉलिनेशन वगैरह करके। तो वो भी इसके अंदर फैसिलिटी थी, मतलब क्या था, आर्टिफिशियली भी इसके अंदर क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इजिली यहाँ पर हो जाता था। उसके साथ में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड था ही, और उसके साथ में हाईली डिस्ट्रिक्ट मतलब इसके अंदर करेक्टर्स होते हैं जो अपन आसानी से देख करके, मतलब हाइट वगैरह, फ्लोर कलर वगैरह, पोड कलर वगैरह, पोड साइज, सीड साइज, तो आसानी से हम अपन देख लेते थे, इसलिए उन्होंने प्रॉपर तरीके से लिया। उसके साथ में इजी टू ग्रो, प्रॉपर तरीके से ग्रो, ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज्यादा हैवी प्लांट है तो उसको ग्रो करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, उन्हें ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए थी। प्रॉपर तरीके से इसके जो करेक्टर्स थे वो भी बहुत डिस्टिंक्ट थे, मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से हम आंखों से उसको देख सकते थे, प्रॉपर तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए इन्होंने प्लांट को यहाँ मतलब पी प्लांट को यहाँ पर चूज किया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों किया प्लांट को पी प्लांट को, तो वो सर इजी मतलब इजी टू ग्रो करने में इजी था। उसी साथ में इसके अंदर सर इसका जो लाइफ स्पेन है 2 and 3.5 मंथ इसका लाइफ स्पेन होता है। उसके साथ में नेचुरली सेल्फ पोलिनेटेड है, उसके अंदर बहुत डिस्क्रीट यूनिट यहाँ पर करेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं सर। उसी साथ में क्या है, आर्टिफिशियली यहाँ पर क्रॉस जो है वो भी यहाँ पर क्या था, प्रॉपर तरीके से इजी यहाँ पर होता था, ठीक है। ये सब यहाँ पर प्रोसेस है। अब कौन कौन से करेक्टर उन्होंने साथ लिए, तो इसको आपको याद रखना है। कहाँ से, सबसे पहले बार मैं देखा, मैं मेरे को देखते ही क्या है, प्लांट दिखा, प्लांट दिखते ही मुझे क्या दिखी, प्लांट की हाइट, क्या दिखी, प्लांट की हाइट, ठीक है सर। प्लांट की हाइट दिख गई मेरे को, फर्स्ट मेरा हो गया प्लांट हाइट। प्लांट हाइट सर आपने बता दिया टोल एंड डवार्फ, बिल्कुल ये तो मेरे को याद है, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा। फिर क्या पूछेगा सर, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में सर मेरे को जैसे ही मेरे को दिखा, मेरा दूसरा ध्यान गया सर फ्लोर पे, ठीक है, फूल के ऊपर ध्यान गया मेरे सर, ठीक है, फूल के ऊपर। तो फूल की भी कुछ चीजें हो सकती है ना सर, जैसे मेरा ध्यान गया तो सर तुरंत उसके ऊपर कलर के ऊपर ध्यान गया, तो क्या हो गया, फ्लोर कलर, ठीक है, फ्लोर कलर हो गया, ठीक है। अब उसमें कलर क्या हो सकता है सर, एक तो था वॉयलेट, एक था सर व्हाइट, दो कलर दिखे सर मेरे को, वॉयलेट वायलेट, एक मतलब वॉयलेट एक व्हाइट। तो वॉयलेट कलर क्या हो गया अपने पास में, डोमिनेंट कलर, और व्हाइट क्या हो गया अपने पास में, रिसेसिव कलर, ठीक है सर। सर उसकी पोजीशन भी हो सकती है कुछ, आप मोर्फोलॉजी में पढ़े हो एक्जियल वगैरह, ठीक है। हाँ सर पोजीशन भी हो सकती है, तो फ्लोर की पोजीशन, थर्ड अपना क्या हो गया, फ्लोर की पोजीशन। तीन याद हो गए सभी को, जिसमें क्या हो सकती है, एक तो एक्जियल हो सकती है, एक क्या हो सकती है, टर्मिनल। तो सीधे सीधे ए फॉर एक्जियल मतलब ए पहले आ गया, ऐसे याद रख सकते हो आप, डोमिनेंट ए फॉर एक्जियल, और उसके बाद में टर्मिनल याद रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल चल रहा है, सही चल रहा है। उसके बाद सर मेरे को दिखी पोड, पोड के अंदर दिखा सीड। अब पोड दिख गई, सीड दिख गई, दोनों के दो दो डिस्टिंक्ट करेक्टर और हैं। पोड का क्या है सर, पोड का कलर भी हो सकता है और पोड का शेप भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया सर, पहले मैंने क्या डाल दिया, शेप डाला किसका, पोड का। उसके बाद पोड का क्या डाल दिया, कलर डाला। उसके बाद सीड लिया सर, सीड का शेप, सीड का कलर। ये दोनों सीक्वेंस में आपको रखना है, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये चारों कैसे याद रखना है, पोड लिया सर, पोड का शेप, कलर, सीड लिया सर, सीड का शेप और कलर, ठीक है। ये सीक्वेंस में आप याद रख लिए। फ्लोर का कलर कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट गलत करके आता है, बाद में देखता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन में गलत करके आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इनफिल्ट्रेटेड, उसके बाद कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब कलर ग्रीन होगा या येलो होगा, ठीक है। उसके बाद में राउंड हो सकता है सर, राउंड होगा तो अच्छा है, और रिंकल्ड होगा तो सर अच्छा नहीं है। उसके बाद में येलो होगा और क्या होगा, ग्रीन होगा। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूज बनता है वो क्या बनता है, एक तो पोर्ट कलर को लेकर के, और उसके साथ में सीड कलर को लेकर के। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ। ये कैसे याद रखना है सर, बिल्कुल बताऊंगा कैसे याद रखना है। आप जो घर पे जो मटर खाते हो, तो मटर खाते हो तो आप क्या करते हो, कच्चे मटर खाते हो, कच्चे मटर का कलर कैसा होता है, ग्रीन रहता है।
लेकिन जैसे आप हार्वेस्ट करते हो, हार्वेस्ट करोगे तो पोड का कलर क्या होगा, येलो होता है, मतलब सूखती है पोड, मतलब मटर अपनी क्या होती है सर, येलो कलर के हो जाते हैं। तो येलो कलर के मार्केट में जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं सर, और वो देखने को कौन मिलेगा, जो चीज डोमिनेंट होगी सर, वो डोमिनेंट कौन सा है सर, येलो कलर है। तो आपको क्या याद रखना है, येलो याद रखना है, क्या याद रखना है, येलो सर, येलो सर, येलो। और जो ग्रीन हमने खाया सर वो रिसेसिव था, बाद में हार्वेस्ट के टाइम में क्या हुआ, ग्रीन येलो हुआ, और इसका उल्टा कर देना है, वो क्या हो जाएगा अपना पोड का। ठीक है सर, ये ग्रीन को मैं लेके गया डोमिनेंट के अंदर और येलो को डाल दिया मैंने रिसेसिव के अंदर। कब बात कर रहा हूँ, जब मैं कोड कलर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये सिंपल आपको याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। जब एग्जाम में आप बैठोगे 3 घंटे तो आपको उस चीज को देखने को भी यहाँ पर मिलेगा, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से इसको समझा दिया है, बता दिया है कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, एक बेसिक अपनी सीड आपको कुछ चीजें और यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही होगी सर, सीड जो है, सीड का दो यहाँ पर शेप आपको हमारे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके साथ में पोड कलर भी दिखाई दे रहा है, सीड शेप भी दिखाई दे रहा है, और सीड कलर भी दिखाई दे रहा है। तो सर क्या यहाँ पर अलग अलग जीन नहीं दिखाई दे रहे? जब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर प्लियोट्रोपी पढ़ाऊंगा तो उस टाइम समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है प्लियोट्रोपी में क्या होता है कि कोई एक करेक्टर को, या मतलब कोई एक जीन अलग अलग करेक्टर को क्या कर सकते हैं, डिनोट यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो ये आपको आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर सीड शेप, सीड कलर वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब सर ये सीड कलर, सीड शेप के बारे में थोड़ा बता दीजिए कैसे होता है। तो जब डोमिनेंट एलील, मैंने आपको बताया डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया। अब जब अपने पास में इनके लिए एक मतलब एंजाइम बनेगा, सभी का एलील होगा तो एंजाइम बनाएगा, एंजाइम अपना फंक्शन करेगा। तो जब एलील यहाँ पर बनता है तो कौन सा एंजाइम बनाता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है, जो डोमिनेंट होगा सर, एक्टिव होगा। अब जब एक्टिव होगा तो क्या बनेगा, स्टार्च इंक्रीज होगा और शुगर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि मेरे पास में जो यहाँ पर स्टोरेज स्टोरेज हो रहा है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, और शुगर क्या होता है। और फिर क्या होगा सर, ऑस्मोटिक प्रेशर रिमेनिंग नॉर्मल। नॉर्मल क्यों रहता है, क्योंकि सर जो शुगर थी वो डिक्रीज होकर किस में हो रही है, स्टार्च में। और सेल का जो अपने पास में ऑस्मोटिक प्रेशर था वो नॉर्मल रहता है। जब नॉर्मल रहेगा तो मेरे पास में सीड भी क्या रहेगा, राउंड रहेगा। लेकिन सर दूसरी कंडीशन में जब मेरे पास में एसबी प्रोटीन थी, जो एसबी एंजाइम था, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम था, वो क्या था, इनएक्टिव था। तो स्टार्च डिक्रीज होगा और क्या होगा, शुगर इंक्रीज होगा। और जब शुगर इंक्रीज होगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा सेल के अंदर, क्योंकि जो शुगर होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। और जैसे वाटर इसके अंदर इंटर करेगा बाहर, तो सीड की जो सेल वॉल है वो क्या होगी, ड्राई होगी। ड्राई होकर के क्या हो जाएगी, रिंकल यहाँ पर हो जाएगी। तो सेल क्या करेगी, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर लेती है, हाई कर लेती है। कब, जब एसबीआई प्रोटीन यहाँ पर नहीं बनती। ठीक है, एक मैंने आपको काम करना बताया कि एलील कैसे काम करता है, कैसे अपन डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का फर्क यहाँ पर देखते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको डेफिनेटली। ठीक, अब बात करते हैं कि सर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया, किसी को चीज किसी स्टूडेंट को मिक्स हो गया हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। जेनेटिक्स कहाँ से लिंक किया मैंने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिंक करके, जाइगोट का फॉर्मेशन वगैरह करके मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जर्मिनल सेल से लेकर के वेरिएशन तक के आपको क्लियर किया। 3 वर्ड मैंने पढ़ा सर, कितने सर वर्ड, 3 वर्ड। पहला जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में 2 वर्ड मैंने डाल दिया सर, क्या, हेरिडिटी डाल दिया सर, और एक क्या डाल दिया, वेरिएशन डाल दिया सर। हेरिडिटी क्या था सर, एक फिनोमिना था सर। और फिनोमिना था, किसका फिनोमिना था दोस्तों, जो सर प्रोसेस थी जिसके अंदर जीन का क्या हो रहा था, एक जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था, जिसको मैंने क्या बोला सर, इनहेरिटेंस। ठीक है सर, इनहेरिटेंस मेरे आ गया। 3 वर्ड आ गए सर मेरे पास, वेरिएशन, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। 3 वर्ड मेरे क्लियर हो गए। लेकिन आप बोल रहे हो कि जीन का ट्रांसफर होना, और वो ट्रांसफर होता है और एक करेक्टर बनाता है अपने आप में, और करेक्टर के बारे में आपने बताया था सर कुछ, बिल्कुल। अब करेक्टर जो होता है वो एक्सप्रेस करता है, तो एक्सप्रेस करना करेक्टर का उसके बाहरी जो अपना एनवायरमेंटल एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल है सर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए जो भी जीन होगा उसका जो एक्सप्रेशन है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंटल में। ठीक है सर, उसके बाद सर आपने थोड़ा वेरिएशन को और डिटेल में बताया कि वेरिएशन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है जो सोमेटिक सेल्स होता है, सोमेटिक वेरिएशन, और एक जर्मिनल वेरिएशन जो जर्मिनेट सेल्स यहाँ पर होता है। उसके बाद मैंने कुछ आपको टर्म्स बताया यहाँ पर। मेनली इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो क्या होता है, जीन के अंदर और एलील के अंदर। ठीक है, जीन की अलग अलग डेफिनेशन बताया जाए, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, या जो क्या करती है, करेक्टर डिटरमाइन करने वाली यूनिट भी क्या होती है, जीन होती है। और एक सिंगल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या बनाता है, जनरली प्रोटीन या आरएनए बनाता है, उसकी बात किया। और जीन को हम फैक्टर या एलिमेंट के नाम से हमारे कौन बोलते थे, मेंडल साहब बोलते थे। उसके बाद जॉनसन ने क्या बोला, जीन बोला। अब सर मुझे आप जब इतना बता रहे हो कि आपने बोला कि करेक्टर है, तो करेक्टर एक्सटर्नल कंडीशन में अपना बिहेवियर चेंज करता है,
तो जब बिहेवियर चेंज कर रहा है सर, तो उसके अलग अलग ट्रेड भी होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, स्वरूप होते हैं उसके। जब अलग अलग स्वरूप होंगे तो मैंने आपने बोला कि हाइट है, हाइट के मेरे अलग अलग हो गया, एक मेरे पास में बोना हो गया, एक क्या हो गया, हाइटेड हो गया, मतलब अलग अलग ट्रेड हो गई। अब मेरे को सर इन अलग अलग ट्रेड को मेरे को समझाना है, तो मैं क्या लेके आ गया, एलिल वर्ड लेके आ गया सर। ठीक है सर। अब मैं एलिल वर्ड कब लेके आया, जब मुझे एक करैक्टर के दो ट्रेड को मेरे को समझाना है, जब लेके आया ना मैं। अब जब एक करैक्टर की बात कर रहा हूँ, दोनों ट्रेड के जीन जो है, एक जो जैसे हाइट है, हाइट का क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सर जब दोनों एक होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होंगे तो मैं उनको बोल दूंगा सर एलील बोल दूंगा। और यदि वो सेम मतलब अलग अलग लोकस पे होंगे, अलग अलग करैक्टर के होंगे, अलग अलग लक्षण के होंगे, उसको मैं बोल दूंगा सर नॉन एलेलिक जीन। इतना सभी को क्लियर हो, इतना आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो गया सर? हाँ बिल्कुल हो गया, इतना इतना आपने बताया। उसके बाद आपने बताया कि जो अपने पास में मटर है, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए मेंडल साहिब, और क्यों किए उसके रीजन मैंने आपको बता दिया, वो आपको याद यहाँ पर रहेगा। टेबल बताया कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स उन्होंने यहाँ पर लिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसका डोमिनेंट आपको याद रखना, रिसेसिव भी यहाँ पर आपको याद रखना है। और जो ये एरा था उसको बोलते हैं मेंडलिजियम। उससे पहले वाला जो क्या था, ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस था, जिसके अंदर मिक्स हो रही थी ट्रेड, उसको मैंने क्या बोला, प्री मेंडलियन। मेंडलियन से पहले वाला मतलब 16 और 1856 से पहले वाला। उसके बाद 1856 से लेकर के जो बीच का जो गैप है 19 तक, इसको बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, तो मेंडलियन, जो एरा ऑफ मेंडलियन। उसके बाद में वापस से पोस्ट मेंडलियन आता है, जो अपना आजकल बात यहाँ पर करते हैं। इतना क्लियर हुआ। 19 के अंदर वापस से रिडिस्कवरी थी, तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना है, हुगो डेवेरीज, कार्ल कोरेंस और साथ में ईवी टेस्मेक। ठीक है, इतना याद होगा सभी स्टूडेंट को? इतनी सर हमने बात कर लिया। अब आपने सर बताया कि उन्होंने ये जो 7 करैक्टर लिया, ठीक है, अब इनको सर एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो भी हमें बता दीजिए। तो सिंपली एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 स्टेप यहाँ पर लिए, बिल्कुल सिंपल साधारण लैंग्वेज में आपको समझना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी तक हमने बेस बेस बना लिया है पूरा सर प्रॉपर तरीके से। मटर ले लिया, मटर पी में हमने 7 करैक्टर 7 ट्रेड हमने पढ़ लिया। अब मेंडल जी थे, उन्होंने क्या किया, इन जो 7 करैक्टर थे उनको अलग अलग उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन किया। तो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक थी, उन्होंने 3 टाइप की टेक्निक यहाँ पर यूज की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्योर लाइन जनरेट की सेल्फ पोलिनेशन करवाकर, बार बार सेल्फ पोलिनेशन करवाते गए। जैसे मेरे पास में सेल्फ पोलिनेशन में क्या करवाए वो देख लो। फर्स्ट स्टेप थी वो क्या थी, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट वाया कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन। और जो सेकंड स्टेप थी वो क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्रॉस बिटवीन प्योर, मतलब टोल फीमेल एंड प्योर। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, टोल मेल भी रख सकते हो, टोल फीमेल भी रख सकते हो, लेकिन उसमें करना क्या है वो मैं बताऊंगा। लास्ट स्टेप थी वो क्या थी, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जब मेरे पास में F1 हाइब्रिड सीड यहाँ पर मिला, उसका मैंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन करके वापस से उन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन F3 जनरेशन वापस से यहाँ पर किया। इससे पहले क्या किया उन्होंने, सेल्फ पोलिनेशन। कैसे किया मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या लिया, टोल प्लांट लिया, ठीक है। अब ये जो टोल प्लांट था, इससे मेरे को क्या मिला, सीड मिला, ठीक है। अब जो सीड मिला तो टोल प्लांट लिया मैंने, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ प्लांट सीड कुछ ड्वार्फ के थे। मैंने क्या किया, ड्वार्फ प्लांट को मैंने हटा दिया। मैंने नहीं, मतलब मेंडल साहब ने क्या किया, उन जो ड्वार्फ प्लांट थे उनको हटा दिया, फिर उनको क्या मिला, टोल प्लांट। ठीक है, इनमें से क्या किया उन्होंने, ड्वार्फ प्लांट भी मिलेंगे। अब जो सीड मिले उनसे क्या मिलेगा, ड्वार्फ भी मिलेगा, टोल भी मिलेगा। अब मैंने क्या किया, ड्वार्फ को यहाँ से हटा दिया, वापस से टोल को मैंने क्या किया, ग्रो किया। ठीक है, अब जो मिलेंगे फिर हो सकता है कुछ वापस से ड्वार्फ मिलेंगे। ठीक है, ऐसा वो जब तक करते गए जब तक उनको कंप्लीटली टोल नहीं मिल रहे। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्योर लाइन, मतलब बार बार सेल्फ पोलिनेशन करवा करके एक पूरा प्योर करेक्टर, मतलब अपने को जनरेट करना हो किसी भी अपने को जीन का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्योर लाइन या सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा यहाँ पर करते हैं। ऐसा उन्होंने किया, और जब उनको बिल्कुल प्योर टाइप के पेरेंट यहाँ पर मिल गए, मतलब प्योर तो टोल मिल गया, ऐसे उन्होंने क्या किया, ड्वार्फ के साथ किया। यहाँ से ड्वार्फ प्लांट लिया, उन ड्वार्फ को उन्होंने उगाया। अब जिस जो ड्वार्फ को जब उन्होंने उगाया, अब उनको उसके अंदर क्या बनेंगे, टोल भी मिलेंगे। टोल को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो ड्वार्फ बचे वापस से ड्वार्फ में वापस उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन किया, वापस से ड्वार्फ लिया। ऐसे उन्होंने हर करेक्टर के लिए किया। 7 जो करेक्टर थे, 7 के कितने टाइप, अलग अलग टाइप उन्होंने यहाँ पर किया काम। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, फिर हाइब्रिडाइजेशन किया, मतलब क्या किया, क्रॉस पोलिनेशन किया। प्योर जो पेरेंट यहाँ पर अपने को मिले थे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नॉर्मली पी पे काम कर रहे थे, तो पी में क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लोर है, मतलब एक ही प्लांट पे हमारे पास में मेल एंड फीमेल है। तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन करना है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो प्लांट है, जो अपने पास में पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन किससे आएंगे, मेल से आएंगे। तो मेरे को हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो मैंने एक प्लांट ले लिया जिसके ऊपर दोनों है सर, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे मेरे हिसाब से मेरे को दूसरे प्लांट के क्या करने हैं, पोलन ग्रेन डालने हैं।
तो मैं क्या करूंगा, मैच्योरिटी से पहले जो अपने पास में जो मैंने सिलेक्ट किया पहले वाला, जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, टोल फीमेल ले लिया पहले, ठीक है। अब टोल फीमेल ले लिया तो मुझे क्या डालना है, अब प्योर डालना है, किसके, ड्वार्फ मेल के, इसके ऊपर क्या डालना है, पोलन ग्रेन। तो मैंने क्या किया, जो मेल लिया था इस मेल के क्या किया मैंने, इनिस्कुलेशन कर दिया, मतलब जो मेल एंथर था वो मैच्योरिटी से पहले उसको काट दिया। काटने के बाद अब मैंने क्या किया, इस ड्वार्फ के पोलन ग्रेन इसके ऊपर मैंने छिड़क दिए। उसके बाद उसको क्या कर दिया, टाई कर दिया, जिसको बोलते हैं बैगिंग एंड टैगिंग, मतलब बाहर से कोई और अदर प्लांट के उसके ऊपर क्या नहीं आए, पोलन नहीं आए, ताकि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मेरा प्योर एक्सपेरिमेंट हो, कोई उसके अंदर बीच में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखने को मिले, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इम्यूसुलेशन एंड बैगिंग एंड टैगिंग। इतना क्लियर हो सभी को, ठीक है। अब ये काम हो गया, इनसे उनको जो मिला वो क्या मिला, हाइब्रिड मिला। उस हाइब्रिड के अंदर वापस से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं हाइब्रिड को, H1 को ग्रो कर रहे हैं, जो मिला उसके अंदर फिर क्या कर रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन करके F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, ये देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आया, ये अपना तरीका था किसका, मेंडल साइड का, ठीक है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं कुछ मेन चीजें। इसके अंदर एक चीज और, एक मिनट, हाँ ठीक है। इतना क्लियर हो सभी को, कौन कौन से टेक्निक यूज किया, कैसे उन्होंने प्लांट बनाया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन बात कर लेते हैं अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है सर, ठीक है, आपने क्रॉस करना तो सिखा दिया, लेकिन उन्होंने कैसे क्रॉस किया होगा, क्योंकि उन्होंने करेक्टर तो अलग अलग लिए थे ना, बिल्कुल, तो उन्होंने अलग अलग करेक्टर लिए थे, लेकिन उनका क्रॉस भी उन्होंने अलग अलग किया। पहले लिया मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि एक करेक्टर का ही मेरे को क्या करना है, क्रॉस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर टोल ले लिया, एक मेरे पास क्या है टोल, ये मैंने ले लिया मेल, और दूसरा ले लिया मैंने ड्वार्फ फीमेल, ठीक है। क्या ले लिया, ड्वार्फ फीमेल। इतना क्लियर हुआ। टोल है तो इसका मैंने ले लिया कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्यों ले लिया सर, ऐसा क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास में क्या है, प्योर पेरेंट है यहाँ पर। और जब प्योर पेरेंट है, इनके अंदर मैंने प्योर पेरेंट मैंने ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास में इनसे क्या मिलेंगे, मेरे पास में गैमेट मिलेंगे। यहाँ से कौन सा गैमेट आएगा मेरे पास में, टी, ठीक है। इससे कौन सा गैमेट आ गया मेरे पास में, टी, ठीक है। ये क्या हो गया, गैमेट। लो, जब लो पढ़ाऊंगा आपको, जब बात करूंगा, इससे कौन सा गैमेट आएगा, टी। ये मेरे पास में क्या हो गया दोस्तों, F1, ठीक। और ये F1 हो गया, इसमें मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ पर टोल पैदा हो गया। ये क्या हो गया, टोल प्लांट यहाँ पर आ गया। अब इसका उन्होंने क्या किया, वापस से इन्होंने क्या किया, इसका क्या किया यहाँ पर, अपना सेल्फ पोलिनेशन, वापस से क्या किए, सेल्फ पोलिनेशन किया। किसका सेल्फ पोलिनेशन किया इन्होंने, कैपिटल टी और कैपिटल, ठीक है। मतलब ये मान लो अपने पास मेल है, ये क्या है, फीमेल है। इनका जैसे उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन किया, और सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद उनको क्या रेशियो मिला, वो अपन देखते हैं, ठीक है। ये क्या कर दिया, सेल्फ पोलिनेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे, ठीक है। अब इसको एक बेसिक तरीका आप ऐसे भी लगा सकते हो, इस टी को मैं क्या करूंगा, इस टी से करूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर वापस से जो जो टी था, इस टी को मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले टी से करूंगा, ठीक है। ये जो टी था, इस टी को फिर इस टी से करूंगा, और फिर ये वाला टी बच गया तो इस शिफ्ट का। मेरे पास में चार गैमेट यहाँ पर अलग अलग फॉर्म होंगे। एक क्या बनेगा, कैपिटल टी, ठीक है। एक क्या बनेगा मेरे पास में, जब इस टी को मैंने क्या किया, इससे किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर वापस से मैंने इस टी को इससे टी किसी किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब चार गैमेट मिल गए सर मेरे को, ये दो गैमेट मिल गए सर, तो ये मिल गया एक, ये मिल गए एक, ठीक है। 1:2:1, ठीक है। ये रेशियो मिल गया सर। लेकिन सर ये तो सिमिलर है, टी 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 और ये टी टी टी, ये जीनो, इनको ये तो सिमिलर, अपना रेशियो कैसा आ गया, जीनोटाइप आ गया। मतलब सर डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 1:2:1। इसको आप एक मेथड से और निकाल सकते हो, जिसको बोलते हैं चेक बोर्ड मेथड, जो अपने आरसी पुनेट के द्वारा दिया गया था। ये याद रखना है अपने को, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये क्या होता है, उन्होंने क्या किया, इधर क्या ले लिया, मेल ले लिया, और इधर क्या ले लिया, फीमेल, ठीक है। इधर उन्होंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, इधर टी लिख दिया। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, ठीक है, क्या बन गया, टी टी टी। उसके बाद में इसका क्रॉस उसके साथ करवाया तो क्या बन गया, टी टी टी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इसका क्रॉस इसके साथ किया, ये बन गया। इसका क्रॉस उसके साथ किया, स्मॉल टी स्मॉल टी। चार गैमेट बन गए। तो ये आप ऐसे बनाकर कर सकते हो। लेकिन जब अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज, ये वाला मेथड समझना है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से और समझा देता हूँ आपको, एक नई स्लाइड ऐड करके, ठीक है। अच्छे से और समझ लेते हैं आप इसको। कितने नंबर पे हैं अपन, 13 पे, ठीक। ये देख लीजिए मैंने क्या बताया, हाइब्रिड लेके आया सर मैं, टी और टी, ठीक है। ये मैंने लेके आया सर। ये क्या है, फिर पास में मेल है,
और ये क्या है मेरे पास में सर फीमेल है। इनके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ सर, क्रॉस करवा रहा हूँ। आपने बताया 4 गैमेट है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 4 गैमेट को एक एक पकड़ लूंगा। ये पकड़ लिया सर मैंने, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया इसको, और ये कर लिया, ठीक है। अब सर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्रॉस में इसके साथ करवा रहा हूँ, इसका क्रॉस में इसके साथ करवा रहा हूँ, ये सर इसका क्रॉस में इसके साथ करवा रहा हूँ, इसका क्रॉस में इसके साथ करवा रहा हूँ सर, ठीक है। मेरे पास मिल गया सर, जब इसका इसका किया तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 4 गैमेट सर मेरे पास बन गए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक। ये बन गए सर। अब आपने बताया सर जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप, जब जब अपने पास में ये कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों प्लांट हमें क्या देखने को मिले, ये देखने को मिले मेरे को टोल, और ये मेरे को देखने को मिला डवार। और जो चीजें हम देख रहे हैं वो क्या है हमारे पास में, फिनोटाइप, वो क्या है दोस्तों, फिनोटाइप। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, ये क्या है फिनोटाइप। जब टोल मेरे को देखने को मिल रहा है तो सर ये मिल रहे हैं 3 और ये मिल रहा है 1, तो क्या बन गया 3:1। जब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं मेंडल ने, तो उनको क्या मिला 3:1। यहीं से क्या हो गया, जो अपना ब्लीडिंग देखने को मिलता, ब्लीडिंग ऑफ इनहेरिटेंस देखने को, जो ट्रेड के अंदर मिक्स होने को देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर कैंसिल हो गया। क्योंकि जब मैंने F1 करवाया था तो उस टाइम ओनली मेरे पास क्या थे, टोल थे, और जब मैं F2 यहाँ पर करवा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, टोल एंड डवार्फ दोनों आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, टोल एंड डवार्फ। मतलब है मेरे पास जो ओरिजिनल पेरेंट जो डवार्फ था वो वापस से अब नंबर में कम है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नंबर में कम है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। डोमिनेंट रूल आपको पढ़ाऊंगा, डोमिनेंट लॉ जो पढ़ाऊंगा वो यही बताता है कि जो एक जीन होता है, जो डोमिनेंट एलील था, वो क्या करता है दूसरे एलील के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, उसको क्या करता है, उसके जो एलील का जो एक्सप्रेशन था उसको सप्रेस करता है, और डोमिनेंट एलील अपने आप को बढ़ाता है आगे, तो उसका नंबर क्या होता है, ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये क्लियर हुआ 3:1 वाला, ये क्या हो गया अपने पास में जीनोटाइप। नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे अब इसके अंदर अपना सॉरी फिनोटाइप, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर जीनोटाइप। इतना क्लियर हुआ सभी को, जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप सर आपने बताया डोमिनेंट और कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो हैं, ये अलग अलग जीनोटाइप है सर, ठीक है, ये अलग है ये अलग है, तो क्या होगा जीनोटाइप 1:2:1, ये अपना क्या होगा जीनोटाइप 1:2:1, ये आपको याद रखना है, ये किसके अपने मेंडल के, ठीक है, किसका मोनोहाइब्रिड का, ठीक। इतना क्लियर हो गया सभी को, क्या बता रहा हूं मैं आपको, पहले क्या बताया था मैंने आपको कि अपन कैसे कौन कौन सी अपनी टेक्निक थी मेंडल के द्वारा, जो टेक्निक उन्होंने यहाँ पर लिया, तो 3 टेक्निक पढ़ाया। उसके बाद में क्या सर उन्होंने एक साथ में सभी को मिक्स किया, नहीं दोस्तों, उन्होंने पहले मोनोहाइब्रिड किया, उसके बाद डाइब्रिड, उसके बाद ट्राइब्रिड, ऐसे उन्होंने अलग अलग करेक्टर यहाँ पर लिए। इसमें अपन ने मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट उनका देख लिया कि क्या उनका रिजल्ट यहाँ पर रहा, 3:1 का उनका रिजल्ट आया। इसका उन्होंने फिर वापस से इनका कंक्लूजन भी दिया, इनका कंक्लूजन क्या रहता है उसकी बात यहाँ पर बात करेंगे। 70% क्या मिल रहे हैं, टोल मिल रहे हैं, 25% ये क्या हो गया अपना 3:1, जिसको अपन क्या बोलते हैं मेंडेलियन रेशियो, या इसको बोलते हैं बेसिक रेशियो के नाम से जानते हैं। जीनोटाइप रेशियो जो रियल अपना देखने को मिल रहा है 1:2:1, मतलब सर 25% कैपिटल टी 50% कैपिटल टी स्मॉल टी और 25% स्मॉल टी, ये सभी को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद सर जैसे जैसे मेंडल ने क्या किया, F2 लिया, फिर उसके बाद में उन्होंने F2 से क्या किया, F1 लिया, ठीक है, उसके बाद में F2 से उन्होंने F2 करवाया, उसके बाद में F3 करवाया, उसके साथ में F4 का, ऐसे उन्होंने करवाते रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनको और चीजें इनके अंदर फाइंड आउट करनी थी। तो उन्होंने एक चीज यहाँ पर देखने को मिला, जैसे जैसे वो सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर करवा रहे थे, तो यहाँ पर आपको होमोजाइगोसिटी बढ़ती हुई दिखाई दी, ठीक है, ठीक है। जब ही तो आपको मैं जब पढ़ाया था इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो किसके अंदर बताया था आपको, फर्स्ट में जब आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बताया था किसके अंदर, इनब्रीडिंग जो अपना मेथड्स था उसके अंदर बार बार क्या कर रहे थे, सेल्फ पोलिनेशन। जब जब अपन बार बार सेल्फ पोलिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या देखने को मिल रहा है 100% पहले सर हेटेरोजाइगोसिटी थी F1 के अंदर, उसके बाद 50% हुई, उसके बाद 25%, उसके बाद 12%, जैसे जैसे ये सर डिक्रीज हो रही है और ये ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। ये क्या थी 0%, 50%, 75%, 87.5%, मतलब होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है। तो ये इससे क्या सीखने को मिल रहा है आपको, क्या देखने को मिल रहा है कि सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब, जब सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर होता है। यह आपको क्लियर हुआ सभी को, बिल्कुल शानदार तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं हो पिछले लास्ट चीज से, जो मैंने आपको अभी समझाया था, जो डायरेक्ट याद करवाया था, वो आपको प्रूफ के साथ में मैंने आपको समझा दिया, मैंने नहीं मेंडल साहब ने समझाया था, मैं तो आपको एक यहाँ पर बताया हूँ, सिर्फ आपका जरिया हूँ, ठीक है। अब मेंडलियन पोस्टुलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पहले जो मतलब क्या होता था पोस्टुलेट और लो में क्या डिफरेंस होता है, लो जो होता है ना, वो क्या होता है अपने जो
वर्ल्ड वाइडली जो एक पैरामीटर होते हैं किसी चीज को अपन को, इसको सब लोग इसको अपन फॉलो करें तो उसको एक लॉ में कन्वर्ट करते हैं। जब कोई चीज लॉ बन जाती है ना तो वो सभी को फॉलो करनी पड़ती है। जब पोस्टुलेट होती है वो क्या होती है, जब अपन उसको मतलब वर्ल्ड वाइडली मानते नहीं है तो उसको अपन एक परिकल्पना के हाइपोथेसिस, पोस्टुलेट ये वर्ड अपन यूज करते हैं जब उसको अपन वर्ल्ड वाइडली चीज को अपन मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी उनकी उससे पहले की। बाद में उन्होंने लॉ में चेंज किया, इसलिए उनको वो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर। ठीक है, उसके साथ में आपको यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए कि कितने लॉ हैं तो 3 लॉ ही आपको याद रखने हैं, 4 लॉ नहीं रखने। पोस्टुलेटेड 4 थी इनकी अपनी मेंडल की, लेकिन बाद में उन्होंने लॉ में कन्वर्ट किया, किसके अंदर, 3 लॉ में उन्होंने चेंज कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ पेयर और डोमिनेंट को उन्होंने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जबकि लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद में सेकंड, उसके बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो थर्ड लॉ था। तो 3 लॉ ये हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडल ने जो मतलब प्रूफ दिया, जो प्रिंसिपल दिया, पोस्टुलेट दिया, उन्होंने कह दिया प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर। मतलब क्या बोले कि जो फैक्टर हैं वो पेयर में तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, पेयर में जब रहते हैं लेकिन आते कहां से हैं, वो पेरेंट्स। मैं समझाऊं आपको, मेरे पास क्या है, पेरेंट है। ठीक है, मेरे पास में क्या है, पेरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट है। लेकिन जैसे ही मेरे पास में क्या बनेगी, यहाँ से प्रोजेनी बनेगी, तो एक पेरेंट से कि सिर्फ मेरे पास में एक ही गैमेट आएगा, एक ही फैक्टर आएगा। इनको क्या बोला उन्होंने, फैक्टर नाम यहाँ पर दिया। ठीक है, देख ही सकते हो, डिस्क्रीट बायोलॉजिकल यूनिट कोल्ड फैक्टर विच ओक्यूर इन पेयर, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी। मतलब जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक ही क्या आ रहा है यहाँ पर, ट्रेड, या वो एक ही अपने पास में क्या आ रहा है यहाँ पर, फैक्ट, वो जो गैमेट फॉर्म में आ रहा है वो क्या है, अपने पास में फैक्टर नाम दिया किन्होंने, अपनी इन्हें मेंडल ने। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट, जो अभी मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया, जिसके अंदर आपको देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था, जब मेरे पास में F2 के अंदर जो रेशियो आया था दोस्तों, वो क्या आया था, 3:1। जबकि F1 के अंदर बात करें तो उसके अंदर तो क्या थे, टोल 100%। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि जो डिस्क्रीट पेयर वो फैक्टर था, कैपिटल टी स्मॉल टी, वन डोमिनेंट द अदर। मतलब ये क्या कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी में से जो कैपिटल टी है ये क्या कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है स्मॉल टी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट एलील, और ये क्या है यहाँ पर, रिसेसिव एलील। तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट किया, इसीलिए जब F2 जनरेशन आया वहां पर हमारे को रेशियो क्या देखने को मिला, 3:1। लेकिन क्या सर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, बिल्कुल एक्सेप्शन है। जब आपको मैं यहाँ पर कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दो एग्जांपल है इसके, एक कोडोमिनेंस, एक अपने पास में यहाँ दूसरा और लिख लेना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना, ये यहाँ पर मिस हो गया मेरे से, डोमिनेंस। ठीक है, क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस। इस केस में हमारे को 3:1 डोमिनेंट वाला रेशियो नहीं देखने को मिलता, अदर रेशियो देखने को मिलता है, उसकी अपन बात करेंगे। अभी लिए आप ये याद रखो कि एक्सेप्शन कौन से हैं, इसलिए इसके एक्सेप्शन होने के लिए इसको, ये जो लॉ है इसको अपन क्या बोला, नॉट यूनिवर्सल। मतलब ये क्या नहीं है, यूनिवर्सल लॉ यहाँ पर नहीं है। कौन सा, अपना प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ लॉ, प्यूरिटी ऑफ गैमेट, सॉरी, प्यूरिटी ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाम में ही इसके काम छुपे हुए हैं। सेग्रीगेशन का वर्ड की बात करें, सेग्रीगेशन उसी साथ में प्यूरिटी, प्यूरिटी वर्ड मतलब जो प्योर होगा चीजें। ठीक है, मतलब गैमेट क्या है सर, प्योर है। ऐसा क्यों बोला सर मेंडल ने, उसी साथ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों बोले। ठीक है, इसको मैं लिंक करता हूँ किससे, अपने पास में सेल डिवीजन से। ठीक है, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा, जब आपके पास में एनाफेज के अंदर आपने पढ़ा होगा, एनाफेज के अंदर क्या होता है, अपने पास में जो क्रोमोसोम होते हैं, ये मेरे पास में क्रोमोसोम है, ये मैं बात कर रहा हूँ मियोसिस के अंदर। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, ये मेरे पास में क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। दिख रहा है सभी को। ये मेरे पास में कैपिटल स्मॉल टी, ये क्या है, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी। ठीक है, जैसे ही ये एनाफेज के अंदर अपने अपने पोल की तरफ जाएंगे तो ये अपने अपने गैमेट की तरफ जाएंगे। ये जो कैपिटल टी है ये वाला, ये अपने पोल की तरफ जाएगा, और ये वाला जो गैमेट है ये अपने पोल की तरफ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो ये टी टी थे, जैसे जैसे मेरे पास में ये कैपिटल टी है, ठीक है, ये स्मॉल टी है, ये दोनों गैमेट क्या हो रहे हैं, अपने अपने जब गैमेट फॉर्मेशन कर रहे हैं बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। ठीक है,
ये बोल रहा है कि भाई साहब मैं अपना जा रहा हूँ, ये स्मॉल टी बोल रहा है मैं अपने साथ में अपना लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, हमें अपने आपस में अपने एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये क्या हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बिना मिले बिना किसी गुपचुप के अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनाफेज के अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर यहाँ पर हो रहे हैं। मतलब क्या बोल दिया इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब प्योरली मतलब बिना किसी की मतलब चेंजेस के क्या हो रहे हैं यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कब जब क्या हो रहा है यहाँ पर, मियोसिस यहाँ पर हो रहा है किस कंडीशन में, जब क्या हो रहा है यहाँ पर डिसजंक्शन। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन कहाँ पर होगा, प्रूफ अपने देखने को मिले, तो प्रूफ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ प्रूफ भी। ये आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर मियोसिस के अंदर जब ट्रांसफर होता है किसका, क्रोमोसोम का, अपने नई मतलब जो गैमेट सेल डॉटर सेल होती है उसके अंदर, तो एक एक पेरेंट से एक गैमेट यहाँ पर ट्रांसफर होता है, उनका बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से सेग्रीगेशन होता है, किसी प्रकार का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे ही इसका प्रूफ क्या होता है अपने पास में F2 जनरेशन। ठीक है, वही सेम F2 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3:1, मतलब क्या हो रहा है सर, मतलब एलिल डू नॉट ब्लेंड, मतलब आपस में मिक्स नहीं कर रहे, वापस से ओरिजिनल जो ट्रेंड है वो आ गए, मतलब क्या है सर, प्योर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसको हम यूनिवर्सल लो बोल रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लो बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक सिंगल एक्सेप्शन है, जब क्या होगा, नॉन डिस्जंक्शन एरर अपने को देखने को मिलेगी मियोसिस के अंदर। मतलब ये प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम का क्या नहीं हो रहा, सेग्रीगेशन यहाँ पर नहीं होता, कब, मियोसिस के अंदर, तो उस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक सिंगल अपने पास में एग्जांपल है, वो भी किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। मतलब जर्नल एग्जांपल अपने पास में कोई देखने को नहीं मिलता, जैसा कि अपने को अपने सेकंड पोस्टुलेटेड के अंदर देखने को मिला था, इसलिए अपने उसको क्या बोले थे, नॉट यूनिवर्सल। जबकि यूनिवर्सल जो लो है वो कौन सा, अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक, व्हेन ए पेयर, ठीक है, कंस्ट्रेंडिंग एलिल ऑफ द हेटेरोजेनी। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, रिमेनिंग टुगेदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, बिना बिना किसी मिक्सिंग के ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेपरेट सेग्रीगेशन कंप्लीटली एंड प्योरली, सो ईच गैमेट्स रिसीव ओनली वन एलील ऑफ ए ट्रेड। ठीक है, एक ट्रेड का एक ही एलील यहाँ पर ले रहे हैं, जो मैंने आपको डायग्राम बना करके समझा दिया था। यूनिवर्सल लो होता है अपना कौन सा, सेकंड वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैमेट। गैमेट कैसे फॉर्मेशन करें सर, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट की, गैमेट कैसे बनाए। मैंने अभी आपको बना करके बता दिया होगा, समझ में आया होगा किसी स्टूडेंट को। जिसको नहीं आया तो कोई बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर गैमेट का पूछा जाता है, तो उसकी अपन बात यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, इसकी बात कर लेंगे यहाँ पर गैमेट की, जो भी गैमेट होगा उसकी अपन यहाँ पर बात कर लेंगे कि कैसे आप गैमेट बनाना है। उसका आपको बिल्कुल बेसिक से एक मेथड, छोटा सा ट्रिक यहाँ पर आपको बताऊंगा, जो है अपना फोर लाइन मेथड। ठीक, फोर लाइक मेथड से आप बिल्कुल सिंपली, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले कब वैलिड है, जब अपने को मेंडलियन मेंडलियन यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा, तो ही यहाँ पर अपनी लागू है। यदि आपको होमोजाइगस कंडीशन ही देखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में अपने पास में ये फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, फेल यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो 2n ये अपना फॉर्मूला है। एन क्या है यहाँ पर, हेटेरोजाइगोसिटी। जैसे मेरे पास में क्या है, कैपिटल ए, लेकिन मेरे पास में किसी प्रकार का यहाँ पर क्या नहीं है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब डिसिमिलरिटी ऑफ किसकी, ट्रेड किया जीन की। जैसे हेटेरोजाइगस कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो गई अपने पास में, हेटेरोजाइगोसिटी। कैपिटल इसमें क्या हो गया अपने पास में, एक हेटेरोजाइगोसिटी होगी, मतलब n बराबर 1, तो 2 की पावर 1, मतलब गैमेट हो गया अपने पास में कितने, 2। ठीक है, नेक्स्ट में ए नहीं है, हेटेरोजाइगोसिटी नहीं है, क्या है यहाँ पर अपने पास में, होमो। ये क्या है सर, हेटेरोजाइगोसिटी। ये क्या है, होमोजाइगोसिटी। तो क्या हो गया सर, एक हो गया, n बराबर 1 मतलब 2। नेक्स्ट में ए बी बी, मतलब दोनों में सर क्या है, हेटेरोजाइगोसिटी है, n बराबर 2, मतलब क्या कितने गैमेट बनेंगे, 4 बनेंगे सर। बी बी और सी सी, मतलब सर तीनों के अंदर ही क्या मेरे को मिल रही है, हेटेरोजाइगोसिटी, मतलब मेरे पास में 8 गैमेट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है सर, ऐसे निकाल लूंगा, लेकिन सर मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ ली कि इस जीनोटाइप के कितने मेरे पास में गैमेट बनेंगे, वहां पर जाकर के तुम लोग फंस जाओगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ फोर्थ लाइन मेथड्स क्या है, इसको लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फोर्थ की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर अपने पास में 3 गैमेट है। ठीक है, इसमें से जैसे 3 चीजें है ना, ये 3 दिख रही है, तो 3 में से सबसे पहले एक को पकड़ लिया मैंने। ठीक है, एक को पकड़ लिया, फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप को पकड़ लिया। फर्स्ट ग्रुप में मेरे को दोनों क्या दिख रहे हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन दिख रही है, तो मैंने क्या किया, कैपिटल ए लिख दिया, स्मॉल ए लिख दिया। उसके बाद बी बी आया, मतलब बी को लिख दिया, बी को लिख दिया, बी को। उसके बाद सी में भी दोनों क्या आ गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब सी को लिख दिया, बी को। अब क्या किया, इसको मैंने मिला दिया, ये मिला दिया। उसके बाद क्या किया, मेरे पास बन गया ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, इसको मिला दिया, ये वाला, ये मिला दिया। ठीक है, अब बन गया ए बी स्मॉल सी। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब मेरे पास में क्या है, कैपिटल ए है सर, स्मॉल बी है, ये है।
अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब मैंने क्या ले लिया सर, ये ले लिया, ये बन गया मेरे पास। अब मेरे पास सर आपने ये सी ले लिया, अब ये सी छोड़ दिया, तो अब ले लिया मैंने कैपिटल ए स्मॉल बी और सी, कैपिटल ए स्मॉल बी और सी, ये बन गए सर 4 गैमेट बन गए इस चीज। सेम सर मैंने ऐसा किया, ये वाला ले लिया, ठीक है सर। उसके बाद में क्या लिया, ये लिया, लेकिन अब ये बच गया तो ये वाला ले लिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिया सर, ये ले लिया, और नेक्स्ट में क्या ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो सभी को। अब यदि यहाँ पर और चेंजेस मैं कर देता हूँ एक सिंपल, कि मेरे पास क्या किया था मैंने, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। मैंने क्या लिया, ए ले लिया, नीचे लिख देता हूँ, ए ले लिया स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और क्या ले लिया मैंने, कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी है, ठीक है। अच्छे से देख, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये क्या दिख गया मेरे को सर, होमोजाइगस कंडीशन दिख गई। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका फोर्क बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, मैंने ए ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया, और उसके बाद में क्या ले लिया, स्मॉल ए, ठीक। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, बी में क्या है मेरे पास 2 है, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, बी ले लिया, और क्या ले लिया, स्मॉल बी। सेम प्रोसेस इसमें करूंगा, बी और बी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल सी सर होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस कंडीशन है, सिंगल एक ही बनेगा, तो एक मतलब दोनों क्या है सर, सेम है, तो मैं क्या लूंगा सर, एक ही लूंगा, सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है। जबकि मैं वहां पर क्या ले रहा था, यहाँ पर हर के साथ में 2, क्योंकि मेरे पास में क्या थी, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पर थी। ऐसे करना है, सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना। होमोजाइगस होगा जिसको एक बार लिखना है, हेट्रोजाइगस होगा उसको 2 बार लिखना है, ठीक है। 2 बार लिखा मैंने, ए को 2 बार लिख दिया, बी को 2 बार लिख दिया, इसके साथ में 2 बार लिखा, सबके साथ 2 बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद में बी के साथ में गया, तो बी के साथ में मैंने सी को देखा, यार ये तो क्या है, होमोजाइगस है, तो मैं क्या लूंगा, एक ही लूंगा, तो सबके साथ में एक लिख दिया। यदि ये यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी मतलब डबल होता, तो मैं क्या लिख देता यहाँ पर, 2 लिख देता, ठीक है। ऐसे क्या बनाना है आपको, फोर्क बनाना है, और इसमें, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा आपको, ट्रिपल क्रॉस तक नहीं पूछेगा, हो सकता है मोनो हाइब्रिड तक आपको पूछ लेगा, तो वो सिंपल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोनो हाइब्रिड का करके और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ये मेरे पास में है, दोनों ही क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक। होमोजाइगस कंडीशन है, तो मैंने क्या लिया सर, ये ले लिया मैंने, पहले ए ले लिया, स्मॉल ए ले लिया, ठीक है सर। उसके बाद बी सर, इसमें भी होमोजाइगस कंडीशन है सर, मैंने क्या कर दिया, कैपिटल बी भी ले लिया, स्मॉल बी भी ले लिया, कैपिटल बी भी ले लिया, और स्मॉल बी भी ले लिया, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करूंगा सर, इनको मिलाते जाऊंगा मैं, क्या मिला दिया, इसको मिला दिया मैंने, ए भी बन गया सर, कैपिटल ए स्मॉल बी बन गया सर, स्मॉल ए कैपिटल बी बन गया सर, ए और बी बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अपने पास में गैमेट बन गए 4, 4 गैमेट इधर आ रहे हैं। क्लियर हुआ सबको, गैमेट फॉर्मेशन कर लोगे बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट्स में बोलिए, बिल्कुल आराम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिप्लाई प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे स्क्रीन कॉर्नर में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको और भी यदि डिटेल में अच्छे से स्टडी करनी है प्रॉपर तरीके से, यदि ये आप यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो, तो कुछ स्टूडेंट की क्यूरी थी, इसलिए मैंने अपना कैरियर इंस्टीट्यूट जो अपना ऐप है उसके ऊपर मैंने डाल भी दिया है लेक्चर वगैरह, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज जल्द ही चालू कर दिया हमने, स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जाकर के टेस्ट सीरीज ले सकते हो ओनली ओनली 159 में, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 50 प्लस टेस्ट होंगे अपने, माइनर प्लस मेजर, ठीक है। तो बहुत शानदार अपनी टेस्ट सीरीज होने वाली है, ठीक। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल सिंपल है कि कोई फार्मर था जिन्होंने क्या किया, 20 सीड लिए उन्होंने, सॉरी 200 सीड लिए। जब 200 सीड लिए तो उन्होंने देखा कि मेरे पास में क्या हुआ, 140 सीड मेरे पास में, उन्होंने क्या किया, टोल आए, ठीक है। और क्या देखा उन्होंने, 20 सीड क्या आ गए मेरे पास में, डवार्फ आ गए, ठीक है। 20 सीड हो सकता है जर्मिनेशन नहीं हुआ होगा, तो मेरे पास में रेशियो आपको सिमिलर कुछ दिखाई दे रहा होगा, सर मेरे पास में आया 140 और 40 आ गया, मुझे सर थोड़ा थोड़ा ये दिखाई दे रहा है 3:1। अब जब मेरे पास में सर 3:1 दिखाई दे रहा है, और 3:1 कब आया था अपने पास में रेशियो, जब हमने क्या किया था, F1 का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड जो अपने पास में F1 था, तो टोल है सर, तो उसका क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन करूंगा, तो मेरे पास में F2 जनरेशन में क्या आएगा सर, 3:1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सेम ऐसे ही। एक रेड एंड व्हाइट फ्लोर यील्ड जिसकी 60 अपने पास में रेड मिले, और 20 मेरे पास में क्या मिले, व्हाइट मिले, तो वो क्या आ गया, 3:1। तो रेड रेड है जो डोमिनेंट है, तो उसका क्या होगा, RR,
और जो व्हाइट है उसका रिसेसिव है तो क्या होगा स्मॉल आर, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैंने क्रॉस किया तो मेरे पास में क्या मिला, स्मॉल आर कैपिटल आर, ये मेरे पास में क्या मिला F1 के अंदर। फिर इसके वापस से मैं इसके अंदर सेल्फिंग कराया तो F2 के अंदर मेरे पास में क्या मिलेगा, F2 के अंदर इसको सेल्फिंग कराऊंगा तो क्या रहेगा मेरे पास में आर आर और आर आर, जब तो जाकर के मेरे को क्या मिलेगा 3:1। इतना क्लियर हुआ तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब इसमें जो आपको आज की क्लास पढ़ाई इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो और बता देता हूँ। इतना तो समझाया वो तो पूरा इंपॉर्टेंट है ही, ठीक। उसके साथ में आपको एलिल बिल्कुल नहीं भूलना है, जितने भी अपने फादर्स हैं वो नहीं भूलने इसके अंदर, ठीक है। उसी साथ में इसका एलिल और जीन की डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको याद रखनी है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप रेशियो है अपना पास में 3:1, उसके साथ में जो अपने पास फिनोटाइप रेशियो है वो अपने को सॉरी फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 और जीनोटाइप रेशियो 3:1, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। फोर्क लाइन वाला गैमेट फॉर्मेशन वाला सिंपल क्वेश्चन रहता है वो आपको यहाँ पर याद आपको रखना है। उसके साथ में जो सिंपल डेफिनेशन थी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ये आपको दिमाग में थोड़ा सा याद रखना है। यदि क्वेश्चन बनकर आ जाता है तो आप लोग प्रॉपर उसको सोल्व कर सके, ठीक है। तो आज के चैप्टर में अपन कंप्लीट किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसके कुछ क्वेश्चन भी आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हो सकता है जीनोटाइप को लेकर पूछेगा तो आपको रेशियो 1:2:1 यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो आप सोल्व कर लेना। इतने डिटेल में आपने नहीं आते, ज्यादा डिटेल में नीट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आप अपनी इतनी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, आपकी सीयूटी के हिसाब से यहाँ पर बात अपन करेंगे, ठीक है। इतना सभी स्टैंड क्लियर हुआ। बाकी और भी आप अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपको बिल्कुल सफिशिएंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको अपना कैरियर इंस्टीट्यूट जो अपना ऐप है उसको जाकर के विजिट कीजिए, उसके ऊपर आपको प्रोवाइड मैं यहाँ पर करवा दूंगा जैसे अपना कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर उसके साथ में, ठीक है। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, जाकर आप टेस्ट से ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। बाकी अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, तो जब भी हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए रेगुलर हम लेक्चर यहाँ पर लेकर आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन जो नेक्स्ट सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर डाया हाइब्रिड क्रॉस की यहाँ पर बात अपन करेंगे। उसके साथ में जो अपना थर्ड लॉ बच गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके साथ में यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।